आवाज़ आ रही है बेटा? आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, राम राम, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। चलो स्टार्ट है। चलो बेटा, अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था सॉलिड स्टेट का, उसमें हम बात कर रहे थे बेटा डिटर्मिनेशन द पोजीशन ऑफ टीवी एंड ओवी इन एफसीसी और सीसीपी। क्लियर? एफसीसी या सीसीपी में क्या कहा था बेटा अपन ने? टीवी और ओवी की पोजीशन को निर्धारित करना, स्थिति को निर्धारित करना। ओके, उसमें पहला अपने डिस्कस किया था पोजीशन ऑफ टीवी, यानी टीवी की स्थिति क्या होती है। मेरा कहने का मतलब क्या है, नॉर्मल टीचर्स की तरह अगर मैं एक लाइन आपको लिखा देता कि जो टीवी होती है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, बॉडी डायगोनल पर होता है, घन विकिरण पर होता है, और एक बॉडी डायगोनल पर दो टीवी का फॉर्मेशन होता है। तो आप क्या करते, दो लाइन रटते और क्वेश्चंस में अप्लाई करने की कोशिश करते। नॉर्मल क्वेश्चन तो कर लेते, थोड़ा सा घुमाते बेटा क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते, लेकिन अपन को एक एक चीज समझ समझ के करनी है। जो मैंने विद डायग्राम आपको एक एक चीज एक्सप्लेन की थी, कैसे करना, क्या करना। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, जैसे 2019 की जेईई में बच्चों सीधा कॉपी से उठा के एक लाइन मैंने लिखाई थी, वो डायरेक्ट आया था, कैसे करना, क्या करना, एक एक चीज ध्यान है, तो चाहे कैसे भी पूछे हमें कर सकते हैं बेटा। ओके, चलो बेटा, तो ये तो अपने देखा था टीवी के बारे में डिस्कस किया था। अब बात करते हैं नंबर टू बात करते हैं बेटा पोजीशन ऑफ ओवी। क्या कहा? पोजीशन ऑफ ओवी यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अष्टफलकीय रिक्ति की स्थिति। ओके बच्चों, देखो ओवी का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या होता है आपको याद है? तो जैसे टाइप्स ऑफ वॉइड्स में मैंने बेसिक तरीका मेथड तो आपको बताया था कि कौन सी वॉइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ओवी का बेसिक कॉन्सेप्ट तो दिमाग में होना ही चाहिए एटॉमिक लेवल पे, यानी एटम्स के बेसिस पे बात करें तो इसका फॉर्मेशन कैसा होता है। फिर यूनिट सेल में बात करें एफसीसी में तो कैसे होगा। ओवी के लिए अपने क्या कहा था, जब डिफरेंट लेयर के 6 एटम क्या होते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में हो बेटा, एक दूसरे को टच करे तो उनके बीच में क्या होता है, ओवी का फॉर्मेशन होता है। यस और नो? तो अपन ने क्या कहा था, 6 एटम को अगर कांटेक्ट में रखे, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, जैसे मान लो 1 एटम ये हो गया, 2 और 3 एटम तो ये है। अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंट लेयर के होने चाहिए। 3 एटम मैं किसी दूसरी लेयर के बना रहा हूं तो मैं अलग कलर यूज कर रहा हूं बेटा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये 4th एटम हो गया, ये 5th एटम हो गया और ये 6 एटम हो गया। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है, अगर ये 6 एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में है, यानी जैसे ये एटम्स हो गए, अगर ये 6 एटम कांटेक्ट में है, उनके बीच का जो फ्री स्पेस है इसे अपन क्या बोलेंगे, ओवी बोलेंगे बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अष्टफलकीय रिक्ति। बात समझ में आ गई? क्लियर? चलो बेटा, ये तो हुई एटॉमिक लेवल पे बात। अब बात करते हैं यूनिट सेल के बेसिस पे। यूनिट सेल हम कौन सी कंसीडर कर रहे हैं, एफसीसी की बात कर रहे हैं बच्चों। तो एफसीसी होती कैसे, क्या होता है बच्चों, एक एक चीज अपन डिस्कस करिए। तो सबसे पहले क्या, अगर मैं डायग्राम बनाऊं बेटा, देखो कैसे करना है। जैसे एफसीसी हमें पता है यूनिट सेल कैसे होती है, एक क्यूब बना रहा हूं, फिर उसको अपन क्या करेंगे, एफसीसी में कन्वर्ट करेंगे। ओके, कैसे करना है बच्चों समझना। ये अपन क्या कर रहे हैं, एक क्यूब बना रहे हैं, इसके बेसिस पे क्या, इसको अपन एफसीसी में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहली बात तो हमें पता है एफसीसी में एटम कहां कहां होते हैं बच्चों, कॉर्नर पर होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉर्नर पर एटम बना दो। क्लियर? 1 2 फिर 3 4 5 6 7 और ये 8 तो क्या हो गए, कॉर्नर हो गए बच्चों। अपन स्टडी किस में करते हैं, एफसीसी के रेस्पेक्ट में। एफसीसी में हमें पता है कॉर्नर के अलावा एटम कहाँ होते हैं बच्चों, फेस सेंटर पर होते हैं। तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 और ये 6, हमें पता 6 फेस होते हैं तो उनके फेस सेंटर भी 6 होंगे, तो 6 फेस सेंटर पर बना दिए। ठीक है, किसी बच्चे को ध्यान ना तो फिर समझ लेना, अपर साइड का फेस सेंटर, लोअर साइड का, राइट साइड का, लेफ्ट साइड का, फ्रंट साइड का, ये बैक साइड का, पीछे की साइड वाला, ये आगे की साइड वाला। बात समझ में आई? तो इस टाइप से अपन ने क्या किया, एफसीसी का फॉर्मेशन कर लिया। क्लियर? ठीक है बेटा, अब बात करें ओवी के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। हमें पता है ओवी का फॉर्मेशन कब होगा, हमें पता है पूरी यूनिट सेल में। क्या कहा, पूरी यूनिट सेल में ऐसी कोई पोजीशन हो जो क्या हो, सेम डिस्टेंस वाले 6 एटम से कवर्ड हो, यानी समान दूरी वाले 6 परमाणुओं से घिरी हो, वहां पर क्या हो जाएगा, ओवी का फॉर्मेशन हो जाएगा। यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा, देखते हैं ऐसी पोजीशन कौन सी है। तो ये तो जैसे हो गए एटम्स बच्चों, ये तो मैंने क्या बनाए हैं, एटम बनाए हैं। अब देखते हैं ओवी कहां कहां बन सकती है। अगर मैं बात करूं बेटा बॉडी सेंटर पर, देखो बेटा वॉइड को मैं होल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एटम को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया बेटा।
ओके। अगर मैं बात करूं बॉडी सेंटर पर, तो आप देख सकते हो जो यूनिट सेल का बॉडी सेंटर एटम होगा, बॉडी सेंटर पार्ट होगा, वो क्या होगा, सेम डिस्टेंस वाले 6 फेस सेंटर एटम से कवर है या नहीं है। अरे जो घन का केंद्र होगा वो समान दूरी वाले 6 फलक केंद्रित परमाणुओं से घिरा हुआ है या नहीं है बच्चों। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो देख सकते हो बेटा, ये जो अपना बॉक्स है इसमें देख सकते हो इसके फेस सेंटर कौन से, ये अपर साइड फेस सेंटर, ये इसके सामने वाला लोअर साइड फेस सेंटर, ये राइट साइड फेस सेंटर, ये लेफ्ट साइड फेस सेंटर, ये क्या होगा फ्रंट साइड फेस सेंटर, ये क्या होगा बैक साइड फेस सेंटर। अगर मैं इसको क्यूब की फॉर्म में मानूं जिसके सभी एंगल सभी एक्सिस सेम हो, तो क्या होगा, इसका जो अंदर का सेंटर पार्ट होगा वो बच्चों ये बताओ सभी फेस सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होगा या नहीं होगा, सेम डिस्टेंस पर होगा। इसका मतलब है जो एफसीसी में क्या होता है, जो बॉडी सेंटर्ड पार्ट होता है, घन केंद्रित भाग होता है, वो क्या होता है, सेम डिस्टेंस वाले 6 फेस सेंटर्ड एटम से कवर होता है, समान दूरी वाले 6 फलक केंद्रित परमाणुओं से घिरा होता है। कौन से बेटा, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब एक ओवी तो कहां बनती है, बॉडी सेंटर पर बनती है बच्चों। ठीक है, सीधा रटना नहीं है बच्चों, कैसे बनता है क्या होता है वो भी समझना है। क्लियर। चलो बेटा अब मैं बात करूं, इसका मतलब एक बात तो श्योर है, एक ओवी तो कहां बनेगी, बॉडी के सेंटर पर बनेगी बेटा। क्लियर है यहां तक। अब बात करें इसके अलावा ओवी कहां बन सकती है बच्चों, देखो ये मैं एज सेंटर एज्यूम कर रहा हूं, मान रहा हूं, श्योर नहीं है, अभी मैं कंफर्म नहीं बोल रहा कि यहां पर ओवी बनेगी ही क्या। अगर ये अपनी कंडीशन को फुलफिल करती है तो यहां पर भी ओवी का फॉर्मेशन हो जाएगा, और अगर नहीं करती है तो नहीं होगा। बच्चा कहेगा सर वो कंडीशन कौन सी है, वो कंडीशन ये है, अगर एज सेंटर पर ओवी का फॉर्मेशन हो तो मस्ट कंडीशन क्या है कि ये जो एज सेंटर्ड पार्ट है वो क्या हो, सेम डिस्टेंस वाले 6 एटम से कवर होना चाहिए। यस और नो। ओके ठीक है बेटा, देखते हैं कैसे होगा, क्या होगा, समझना बेटा कि ये जो फेस से एज सेंटर्ड पार्ट है ये सेम डिस्टेंस वाले 6 एटम से कवर है या नहीं है। कैसे बेटा समझना, इस बात को इजी वे में कैसे करना, देखो बॉक्स से मैं बता रहा हूं, कैसे करोगे समझना अच्छे से बच्चों। देखो ये जो मैंने देखो मार्कर रखा है, ये मैंने एक एज मैंने ले लिया, सपोज करो बेटा मैंने क्या कहा, जिस एज के सेंटर पर मैंने मार्कर रखा है इस एज सेंटर की मैं बात कर रहा हूं। ओके अब देखते हैं ये सेम डिस्टेंस वाले 6 एटम से कवर है या नहीं है। बच्चों देखो ये जो कॉर्नर वाला एटम होगा ये कॉर्नर एटम होगा, मैंने क्या कहा, ये एज सेंटर है, इस कॉर्नर एटम से कितनी डिस्टेंस पर होगा, a/2। यस और नो। अरे पूरी एज लेंथ को हम a मानते हैं, ध्यान है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस कॉर्नर से, a/2। ये कॉर्नर एटम है, ये भी कितना होगा, a/2, यानी सेम डिस्टेंस के 2 एटम तो हो गए। ये इधर का जो फेस सेंटर एटम होगा वो भी कितना, a/2, और इधर का फेस सेंटर एटम होगा वो भी कितना होगा, a/2 होगा। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझ सकते हो बेटा। देखो अब इस बात को समझना, जहां पे मैंने देखो फिंगर रखी है इस एज सेंटर की मैं बात कर रहा हूं बेटा, अच्छे समझना। तो इस फिंगर वाले एज सेंटर की बात करूं बच्चों, तो ये कॉर्नर एटम कितना होगा, a/2, ये कॉर्नर एटम कितना होगा, a/2। अगर FCC है तो इस फेस के सेंटर पर एटम है या नहीं है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, a/2। यस और नो, कितने हो गए, 1 2 3, 3 तो हो गए a/2 के। अब बात करें बच्चों, देखो ये जो ऊपर वाला फेस सेंटर है, ऊपर वाला फेस सेंटर एटम है वो कितनी डिस्टेंस पर होगा इस एज से, ये भी कितना होगा, a/2। अरे 4 तो हो गए, नहीं हो गए, हो गए बेटा। ये वाला कॉर्नर एटम a/2, ये वाला कॉर्नर एटम a/2, सामने के फेस सेंटर वाला a/2, और ये ऊपर का फेस सेंटर वाला a/2। अरे 4 एटम तो हो गए ना a/2 के। अब देखते हैं बेटा बाकी ऐसे कौन से एटम है। हमें पता है एज सेंटर की हम बात कर रहे हैं, तो एज सेंटर हमें पता है यूनिट सेल के अंदर पूरा का पूरा प्रेजेंट होता है क्या, नहीं। अगर कोई पार्ट यूनिट सेल के बाहर है तो पहले उसे पूरा फॉर्मेशन करते हैं, इसे पूरा ढकते हैं। तो इस एज को पूरा ढकने के लिए इसके पास में यहां पर एक ऐसा बॉक्स और लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, अरे ऐसी यूनिट सेल और लगाएंगे, यस और नो। पीछे के लेक्चर्स में एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन की है, ध्यान है ना बेटा। अरे एज सेंटर क्या होता है, एज सेंटर वाला आइटम क्या होता है, यूनिट सेल के अंदर 1/4 पार्ट होता है, यस और नो, 1/4 पार्ट होता है। इसका मतलब क्या है, इसके आसपास ऐसी 3 यूनिट सेल यानी टोटल 4 यूनिट सेल ऐड करते हो तब जाके पूरा कवर होता है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो एक बॉक्स तो ये हो गया, इसके पास में ऐसा कैसा एक बॉक्स और रख दे, 2 हो गए, और दोनों के ऊपर एक एक और रख दे बेटा, एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर। तो हमें पता है पूरा का पूरा कवर होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि एक में हमें पता है 90 का एंगल है, ऐसे 4 बॉक्स लगा देंगे तो 360 का एंगल होगा या नहीं होगा, होगा बच्चों। क्लियर। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, एज सेंटर की बात कर रहे हैं तो इसको कवर करने के लिए इसके बराबर में एक बॉक्स और लगाऊंगा, इसके बराबर में, इसके पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा, उसका जो फेस सेंटर एटम होगा, सभी यूनिट सेल एक जैसी ही तो होती है बच्चों, तो क्या कहेंगे, इसका फेस
फेस सेंटर एटम भी कितना होगा पास वाली यूनिट सेल का। समझना बेटा इस बात को, अपने पास बॉक्स एक ही है तो क्या कहा, इस पास वाली यूनिट सेल है जो मैंने डस्टर की फॉर्म में ली है वो भी कितना होगा, इसका जो फेस सेंटर एटम होगा इस एज के सेंटर से कितना होगा a/2। अरे कितने हो गए बच्चों, 5 हो गए, 4 तो खुद के हो गए थे, 1 2 3 4 तो खुद के हो गए। पास में जो एक यूनिट सेल ऐसी और लगाएंगे उसका फेस सेंटर कितना होगा, a/2 कितने हो गए बच्चों, अरे 5 हो गए ना। अब हमें पता इनको कवर करने के लिए इनके ऊपर एक एक यूनिट सेल और रखेंगे या नहीं रखेंगे, एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर। इसके ऊपर जो यूनिट सेल रखी है बच्चों, देखो इसके ऊपर यूनिट सेल आप रखोगे इस एज के ऊपर ऐसे इसको कवर करने के लिए, तो इसका जो फेस सेंटर एटम होगा ऊपर वाला वो भी कितना होगा, a/2 होगा बेटा। अरे फेस सेंटर एटम एज से हमें पता है एज से कितनी दूरी पर होता है, a/2 डिस्टेंस पर होता है। मैंने क्या कहा समझ में आया बेटा, दोबारा समझना इस बात को। ये एक एज सेंटर अपने माना है, अपनी चॉइस से कोई सा भी मान सकते हो आप। फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने ये एज सेंटर ले लिया, क्लियर। अब क्या कहेंगे, अगर ये एज सेंटर सेम डिस्टेंस वाले 6 एटम से घेरा है, कवर्ड है, तो क्या होगा, यहां पर ओवी का फॉर्मेशन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा बेटा, क्लियर। देखते हैं 6 एटम है क्या, हमें पता है ये कॉर्नर एटम कितना a/2, ये कॉर्नर कितना a/2, ये सामने वाला फेस सेंटर कितना a/2, ये ऊपर वाला फेस सेंटर कितना a/2, 4 एटम हो गए। अब इसके बराबर में जो बॉक्स लगाएंगे हमें पता है इसका फेस सेंटर कितना होगा, a/2 होगा। इसके ऊपर जो बॉक्स लगाएंगे इसका इधर वाला फेस सेंटर भी कितना होगा, यहां से a/2 होगा इस एज के सेंटर से, यस और नो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, एक जो एज सेंटर होता है FCC का वो सेम डिस्टेंस वाले 6 एटम से कवर्ड होता है, 1 2 दो तो कॉर्नर, 3 4 दो इसके फेस सेंटर खुद गए, कितने हो गए, 4 हो गए। फिर एक जो बराबर में यूनिट सेल रखी है उसका फेस सेंटर, एक जो ऊपर में यूनिट सेल रखी है उसका फेस सेंटर, टोटल कितने हो गए, 6 एटम हो गए बेटा। समझ में आया, इसका मतलब जो एज सेंटर्ड पार्ट होता है, क्या कहा, एज सेंटर्ड पार्ट होता है वो क्या होता है, सेम डिस्टेंस वाले 6 एटम से कवर्ड होता है। और अगर एज सेंटर्ड पार्ट सेम डिस्टेंस वाले 6 एटम से कवर्ड है, 6 परमाणु से घिरा है, तो कोई भी पार्ट ऐसा है जो 6 एटम से कवर्ड है, वहां पर क्या होगा, हमें पता है ओवी का फॉर्मेशन हो सकता है, यस और नो, क्लियर। तो एक एज अपने माना है बच्चों, हर एज पर क्या होगा, सेम कंडीशन होगी बच्चों, क्लियर। तो क्या होगा, हर एज पर ओवी का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। जितने भी एज है बच्चों इन पर ओवी लगा दो। ये बच्चों देखो ऊपर वाले एज पर कर दिया, ये जो परपेंडिकुलर एज है इन पर मैंने ओवी बना दी, यहां पर बच्चों नीचे वाले एज है इन पर भी हमने ओवी बना दी। समझ में आए कैसे किया, यस और नो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर, इन पे भी क्या होगा, यानी इन दोनों जगह पर क्या होगा, ओवी का फॉर्मेशन होगा बच्चों। समझ में आया कैसे किया, यस और नो, क्लियर। ठीक है बेटा, अब देखो 1 बाय 1 हमसे कैसे गलती करवाता है, क्या करना है, अच्छे समझते जाना बेटा। टोटल नंबर ऑफ ओवी, देखो हमसे कैसे गलती करवाएगा, मैं क्या लिख रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ ओवी। कोई सी बात भी समझ में नहीं आई बच्चों, मुझे चैट में मैसेज करते जाना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पूरा एक्सप्लेन करते ही मैं वापस रिपीट करवा दूंगा जहां दिक्कत होगी, ओके। जो चीज भी समझ में नहीं सर ये कैसे हुआ, मुझे हाथों हाथ मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। टोटल नंबर ऑफ, क्या कहा, टोटल नंबर ऑफ ओवी, टोटल नंबर ऑफ ओवी, ओवी के टोटल नंबर की मैं बात करूं बेटा, तो देखो टोटल कितनी ओवी बन सकती है। एक तो क्या हो गई, बॉडी सेंटर्ड, मैंने क्या कहा, 1 है बॉडी सेंटर्ड, एक तो कौन सी हो गई, बॉडी सेंटर्ड ओवी हो गई बच्चों, क्लियर। प्लस हमें पता है बच्चों एज की सेंटर कितने होते हैं, 12, हर एज पर एक ओवी बनेगी, तो टोटल 12 एज सेंटर पर कितनी, 12 ओवी बन जाएगी। तो क्या लिखेंगे, 12 एज सेंटर्ड ओवी, यानी ए सेंटर पर टोटल क्या होगा, 12, ए सेंटर है तो 12 ही ओवी बनेगी। तो टोटल कितनी ओवी होगी बेटा, 1 + 12 यानी 13 ओवी। ये तो क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ ओवी आया है। आपसे पूछे कुल अष्टफल के रिक्तियों की संख्या 13 है, बात समझ में आई, 13, क्लियर। मेरा अगला पॉइंट क्या है, इफेक्टिव नंबर ऑफ ओवी। मैंने क्या कहा, इफेक्टिव नंबर ऑफ ओवी इन यूनिट सेल, यानी इफेक्टिव नंबर क्या होता है ये जरूर ध्यान रखना बच्चों। बच्चा कहेगा सर इसकी क्या जरूरत है, इसकी जरूरत है बच्चों। कैसे,
ए सेंटर पर ओवी बन रही है तो हमें पता है ए सेंटर का जो पार्ट होता है, चाहे एटम हो चाहे वॉइड हो, ये बताओ 100% है इस यूनिट सेल के अंदर होगा क्या? नहीं, ए सेंटर वाला पार्ट होता है वो यूनिट सेल के अंदर तो ओनली एंड ओनली 1/4 ही होता है। मैंने क्या कहा? ए सेंटर वाला कितना होता है यूनिट सेल के अंदर? ओनली 1/4 पार्ट ही होता है। ओके, तो क्या करेंगे? इफेक्टिव नंबर ऑफ ओवी की अगर अपन बात करें तो एक ओवी कहां बनती है? बॉडी के सेंटर पर। यस और नो? बॉडी के सेंटर वाला जो पार्ट होता है वो 100% यूनिट सेल के अंदर ही होता है, तो क्या करेंगे? 1 × 1। बात समझ में आई? अरे एक बॉडी सेंटर पर बनती है, कितना पार्ट होता है? हमें पता है 100% यूनिट सेल के अंदर ही होता है बॉडी सेंटर वाला पार्ट। क्लियर? तो 1 × 1 प्लस इसके अलावा बच्चों देखो कहां बनती है? एज के सेंटर पर। एज के सेंटर हमें पता है एज सेंटर वाला पार्ट कितना होता है रे यूनिट सेल का? 1/4 पार्ट। यस और नो? अरे ध्यान है ना, 90 का एंगल होता है दो फेस के बीच में, तो एक में कितना हो गया? 1/4। बात समझ में आ गई? और हमें पता है ऐसे टोटल कितने सेंटर हो गए? 12 हो गए बेटा, तो मल्टीप्लाई बाई 12। बात समझ में आ गई? तो यहां से क्या करेंगे? ये कितना हो गया? 3 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ ओवी कितनी आ गई? इफेक्टिव नंबर ऑफ ओवी कितना आएगा बेटा? 4 आ जाएगा। लेकिन कैसे आया? समझ में आ गया? क्लियर? अब बच्चा कहेगा सर हमें दोनों में से कौन सा आंसर देना है? टोटल ओवी पूछे तो ही 13 बतानी है, लेकिन ओनली ओवी बोले या फिर इफेक्टिव नंबर ऑफ ओवी बोले तो कितना करेंगे? 4 करेंगे बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा, अब अपन क्या कह सकते हैं? देखो फॉर एफसीसी की अपन बात करें तो हमें पता जेड की वैल्यू कितनी आती है? 4। यस और नो? एंड ओवी का नंबर भी कितना आ रहा है बच्चों? 4 आ रहा है। तो अपन क्या कह सकते हैं? फॉर एफसीसी एंड एचसीपी दोनों में इसी के रेस्पेक्ट में कंसीडर करते हैं। मैं कह सकता हूं क्या? ओवी इक्वल टू क्या होगा बेटा? जेड। मैंने क्या कहा? जो हमारे क्वेश्चन में काम आएगा ओवी क्या होगी? जेड के बराबर होगी। जेड का नंबर हमें पता, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम एफसीसी में 4 होता है। ओवी भी कितनी बन रही है? 4 ही बन रही है इफेक्टिव नंबर ऑफ ओवी। तो क्या कहूंगा? ओवी का नंबर क्या होगा? जेड के इक्वल। ध्यान रखना डिफरेंस कहां पर है? टीवी तो क्या आ रहा था? 2Z आ रहा था। एफसीसी में जेड की वैल्यू 4 होती है, तो टीवी कितनी आ रही थी? 8 आ रही थी। याद है ना? इसका मतलब टीवी का नंबर तो जेड का डबल है, 2Z आया था। याद है ना? लेकिन ओवी क्या होगा बेटा? जेड के बराबर। समझ में आ गया? क्लियर? चलो बेटा, अब आपसे 2-4 पॉइंट पूछे। मैंने क्या कहा? डिस्टेंस ऑफ। देखो बच्चों, अब आपसे क्या पूछे? डिस्टेंस ऑफ है, डिस्टेंस ऑफ बॉडी सेंटर्ड ओवी। मैंने क्या कहा? डिस्टेंस ऑफ बॉडी सेंटर्ड ओवी फ्रॉम कॉर्नर्स। एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछे? डिस्टेंस ऑफ बॉडी सेंटर्ड ओवी फ्रॉम ए कॉर्नर्स, यानी घन केंद्रित ओवी की कोने से दूरी। ओके, कोनों से दूरी यानी कोने, कोई सा भी कॉर्नर आप ले सकते हो। तो हमें पता है बच्चों बॉडी का जो सेंटर होगा, बॉडी का सेंटर होगा हर कॉर्नर से सेम डिस्टेंस पर होगा या नहीं होगा? होगा बच्चों। और हमें पता बॉडी के सेंटर की कॉर्नर से डिस्टेंस कितनी होती है? √3a/2। अरे सीधी सी बात है, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाऊं तो हमें पता है बॉडी डायगोनल बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा बच्चों। बॉडी डायगोनल कितना होता है? √3a। और ये जो सेंटर पर ओवी बन रही है ये हमें पता उसकी हाफ है या नहीं है? उसकी हाफ है, तो √3a का हाफ कितना हो जाएगा? √3a/2। क्लियर? तो क्या करेंगे? डिस्टेंस ऑफ बॉडी सेंटर्ड ओवी फ्रॉम कॉर्नर्स है, बॉडी के सेंटर पर जो ओवी बन रही है उसकी कोनों से, कॉर्नर से कितनी डिस्टेंस होगी बेटा? √3a/2। मेरा पहला आंसर ये आ गया। क्या कहा मैंने? √3a/2। बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलेंगे बेटा? डिस्टेंस ऑफ एज सेंटर्ड ओवी। मैंने क्या कहा? डिस्टेंस ऑफ एज सेंटर्ड ओवी फ्रॉम इट्स कॉर्नर। मैंने क्या कहा? फ्रॉम इट्स कॉर्नर, यानी एज के सेंटर पर जो ओवी है उसकी इसके कॉर्नर से डिस्टेंस कितनी होगी? एज लेंथ को मैं मान रहा हूं बेटा a। एज लेंथ कितनी है? a है। तो क्या कहेंगे? एज लेंथ अगर a है तो एज पर जो एज सेंटर पर जो ओवी बन रही है, मैंने क्या कहा? डिस्टेंस ऑफ एज सेंटर्ड ओवी। एज के सेंटर पर जो ओवी बन रही है उसके कॉर्नर से, मैंने बोला फ्रॉम इट्स कॉर्नर, इसके कॉर्नर से, यानी इसके पास में जो कॉर्नर है, ये नहीं, ये वाला कॉर्नर आप ले लो। जिस एज के सेंटर की ओवी बात कर रहे हो उसी का कॉर्नर एटम। ये हमें पता टोटल अगर a है तो क्या होगा? ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? a/2 होगी या नहीं होगी? तो क्या लिखेंगे? a/2। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा, और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है? डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंटर्ड
एंड एज सेंटर्ड ओवी, मैंने क्या कहा, डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंटर्ड एंड एज सेंटर्ड ओवी, यानी बॉडी सेंटर्ड और एज सेंटर्ड ओवी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो देखो बेटा कैसे कर सकते हैं, इस बात को डायरेक्टली रटोगे तो मैं भी कंफ्यूज, बच्चों देखो कंफ्यूज हो सकते हो, समझना इस बात को कैसे। एक ओवी तो बन रही है बॉडी सेंटर, अब देखो बेटा इसका बॉडी सेंटर बेटा देखो मार्कर या फिंगर से टच करके बता नहीं सकते, आपको खुद को एज्यूम करना है। इसका बॉडी सेंटर मैं कौन सा बोल रहा हूं बेटा, देखो इसके अंदर का जो पार्ट है, बात समझ में आ रही है क्या। तो मैंने क्या कहा, बॉडी सेंटर्ड ओवी और एज सेंटर्ड ओवी, यानी देखो इसके अंदर मैंने मार्कर रखा है, अगर आपको दिखाई दे, कुछ अंधे बच्चों को शायद दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी कोशिश करना बेटा। मार्कर की जो टिप है बेटा, यानी वो इसका क्या हो गया, बॉडी सेंटर वाला पार्ट हो गया। एक मैं क्या ले रहा हूं, एज सेंटर्ड ओवी, एज सेंटर्ड कोई सा भी ले सकते हो, सामने वाला भी ले सकते हो। तो क्या कहा, एज के सेंटर पर और बॉडी सेंटर पर जो ओवी बन रही है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, एक ट्रायगोनल बना लो। अगर दो अलग अलग पोजीशन के एटम या फिर वॉइड उनके बीच की डिस्टेंस बतानी है तो क्या करते हैं, ट्रायगोनल बना के अच्छे से समझते हैं। कैसे बेटा, खुद बताना। इसका जो बॉडी सेंटर पार्ट है इसको इस फेस सेंटर से मिला दूं। मैंने क्या कहा, मुझे डिस्टेंस कौन सी चाहिए, इसके अंदर जो बॉडी सेंटर पार्ट है उसकी इस एज सेंटर वाली ओवी से क्या डिस्टेंस है, क्योंकि बॉडी सेंटर पर ओवी बन रही है और एज के सेंटर पर भी बन रही है, यस और नो। तो क्या करेंगे, बॉडी के सेंटर पर जो पार्ट है, बॉडी सेंटर से इस फेस सेंटर तक एक लाइन खींच दूं बेटा, तो क्या होगा, इनको मिला दूं तो ये कितनी डिस्टेंस होगी, अरे a/2 होगा या नहीं होगा। अच्छे समझना, बॉडी के सेंटर पर और इस फेस के सेंटर पर अगर एक लाइन खींच दूं तो ये कितना हो गया, a/2। फिर इस फेस सेंटर को इस एज सेंटर से मिला दूं तो ये कितना, a/2, यस और नो। अरे सीधी सी बात है, बॉडी का सेंटर इस फेस के सेंटर से मिला दिया, इसको बेस मान सकता हूं नहीं मान सकता हूं, मान सकता हूं बेटा, आधार मान सकता हूं। फिर इस फेस के सेंटर को इस एज के सेंटर से मिला दिया तो इसको परपेंडिकुलर यानी लंब मान सकता हूं नहीं मान सकता हूं, मान सकता हूं बेटा। और फिर इस एज के सेंटर को इस बॉडी के सेंटर से अगर मिला दूं तो ये हाइपोटेनस कर्ण हुआ या नहीं हुआ, यस और नो। तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या कह सकता हूं, बॉडी के सेंटर को फेस के सेंटर से मिलाने पर ये बेस हो गया a/2, और हमें पता है इस फेस के सेंटर को ऊपर वाले एज के सेंटर से मिलाने पर परपेंडिकुलर ये भी a/2, तो हाइपोटेनस कितना हो गया, √2 a/2, यस और नो। और √2 a/2 यानी इसको क्या कह सकता हूं मैं, a/√2, यस और नो। अरे बात समझ में आ गई बेटा। तीसरा मेरा आंसर क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंटर्ड एंड एज सेंटर्ड ओवी क्या हो जाएगी, बॉडी सेंटर और एज सेंटर वाली ओवी है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, a/√2 होगी बेटा। समझ में आ गया, क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन इसमें आपसे क्या पूछ सकता है, नियरेस्ट डिस्टेंस, क्या कहा, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 ओवी ऑफ यूनिट सेल, यानी पूरी यूनिट सेल में कोई सी भी 2 ओवी ले लो उनके बीच की नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। तो हमें पता है बेटा क्या होगा, कोई सी भी 2 यूनिट सेल, कोई सी भी 2 ओवी आप ले सकते हो। जैसे इन दोनों ओवी की बीच की बात करोगे तो ये भी कितना आएगा, इतना ही आएगा बेटा। कैसे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, इस एज सेंटर की इस कॉर्नर से a/2, इस कॉर्नर की इस एज सेंटर से a/2। तो इसको अगर बेस मान लो तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो दोनों ओवी को आपस में मिला दो तो ये भी कितना हो गया, अरे हाइपोटेनस हुआ या नहीं हुआ, तो √2 a/2। बात समझ में आई, यानी a/√2। या फिर बॉडी सेंटर वाली ओवी की एज सेंटर से डिस्टेंस लोगे वो भी कितना आएगा, a/√2 ही आएगा बेटा। समझ में आया। तो कोई भी 2 ओवी आप ले लो उनके बीच की जो नियरेस्ट डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, a/√2 ही आएगी बच्चों। इसको स्टार मार्क कर रहा हूं, ध्यान रखना। ये तो हर कोई बताता है, इसकी यहां से डिस्टेंस, उसकी वहां से डिस्टेंस, लेकिन कैसे करना है 1 बाय 1 मैंने एक एक चीज बताई है। ओवी का फॉर्मेशन कैसे होता है, कहां होगा, टोटल नंबर क्या होगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम क्या होगा, फिर जेड से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, फिर अलग अलग पोजीशन की ओवी की बात करें उनकी डिस्टेंस क्या होगी, कैसे करनी है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत हो तो अब बोलो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। और एक चीज मैं और लिख रहा हूं बेटा, अगर बोर्ड पे जगह हो तो, क्या कहा, बोर्ड पे जगह हो तो बेटा एक चीज मैं और लिख रहा हूं, क्या, नोट लगा के अलग से लिख रहा हूं, ध्यान रखना। नोट अगर आपसे बोले क्या, अल्टरनेट वर्ड्स, मैंने क्या कहा, अल्टरनेट वर्ड्स, इनका मतलब क्या है, तो इनका मतलब ध्यान रखना बराबर हाफ ऑफ टोटल वर्ड्स। मैंने क्या कहा, हाफ ऑफ
टोटल वॉइड्स यानी जितनी वॉइड्स होती है उनका क्या कर देना, हाफ कर देना। क्वेश्चन में कई जगह यूज होगा बेटा अल्टरनेट वॉइड, इसका मतलब क्या होगा, जितनी वॉइड्स होगी उनका क्या कर देना, हाफ कर देना। क्लियर, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट, और कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को जल्दी से। अभी तक रिप्लाई नहीं आया किसी के, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा, रिप्लाई नहीं आए बच्चों के, रिप्लाई नहीं आया बच्चों, फटाफट, कोई दिक्कत है तो बोलो, जल्दी बोलो। शाहरुख नो सर, कुमकुम नो सर, प्रेक्षा नो सर, प्रेम नो सर, हर्ष नो सर, नो सर, नो सर, सोहेल नो सर। ठीक है, बाकी बच्चों को दिक्कत। चलो बेटा, तो ये अपने बात की है वर्ड्स कैसे होती है, क्या होती है। एक एक वर्ड को बेटा अपने 1 बाय 1 अच्छे से समझा है, कैसे करना है, क्या करना है। ओके, अब समझने की बात तो ये ठीक है, लेकिन मुझे दिमाग में क्या सेट रखना है, ध्यान रखना, आगे के क्वेश्चंस में बार बार ये काम आएगा बेटा। लेकिन कॉन्सेप्ट आपने एक एक करके समझ लिया। नॉर्मल क्वेश्चन तो हर कोई बच्चा कर देगा, लेकिन आपने थोड़ा सा क्वेश्चन को डाइवर्ट कर दिया है, थोड़ा जेई लेवल पे, जहां पर थोड़ा दिमाग भी काम में लेना पड़े, वो हम कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, फाइनली मुझे मॉरल थोड़ा हिंट दिमाग में सेट क्या रखना, शॉर्ट एंड स्वीट में, कि जो ओवी होगी, ध्यान रखना बार बार काम आएगा, टीवी ओवी आगे के पूरे चैप्टर में। टीवी का फॉर्मेशन कहां होगा, बॉडी डायगोनल पर होगा। क्लियर, एक बॉडी डायगोनल पे 2 टीवी का फॉर्मेशन होता है, काम खत्म। ठीक है बेटा, ओवी का फॉर्मेशन कहां होगा, बॉडी सेंटर और ए सेंटर पर होता है। ये चीज मुझे दिमाग में सेट रखनी है। टीवी का फॉर्मेशन कहां, बॉडी डायगोनल, ओवी का फॉर्मेशन कहां, बॉडी सेंटर और ए सेंटर। कैसे होता है, के लिए बात समझ में आई यहां तक। ठीक है बेटा, चलो बच्चों अब बात करते हैं वॉइड के बाद अपने आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्या कहेंगे, पैकिंग इन आयनिक सॉलिड्स। मैंने क्या कहा, पैकिंग इन आयनिक सॉलिड्स, पैकिंग इन आयनिक सॉलिड्स यानी आयनिक ठोसों में संकुलन। बच्चा कहेगा सर पैकिंग इन सॉलिड्स, ये तो शायद हमने पीछे पढ़ा था, शायद नहीं बेटा 100% पढ़ा था बच्चों। ठीक है, लेकिन बच्चा कहेगा सर फिर क्या पढ़ रहे हैं, इसको दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं। बच्चों देखो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझना। पैकिंग इन सॉलिड्स, पैकिंग इन आयनिक सॉलिड्स, यानी एक बात तो श्योर है, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं तो पढ़ना तो सॉलिड के बारे में ही है, लेकिन पीछे जो हमने सॉलिड की बात की थी, पैकिंग की बात की, वो नॉर्मल सॉलिड में थी। नॉर्मल सॉलिड में मतलब वहां पर ओनली हमने जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनको हमने एटम की फॉर्म में कंसीडर किया था, अवयवी कण हमने परमाणु माने थे। लेकिन यहां पर जो सॉलिड की स्ट्रक्चर होगी बेटा, उसमें किसका रोल होगा, आयंस का। आयंस मतलब कैटायन एनायन, यानी धनायन ऋणायन, पॉजिटिव और नेगेटिव। समझ में आ गया, क्लियर। यानी वहां पर जो हमने एटम के बारे में कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, इस एटम के लिए इतना, इस एटम के लिए इतना, यहां पर एटम की बात ना करके हमें क्या करना है, आयंस के बारे में पढ़ना है। क्लियर, ठीक है बेटा। अब देखो बच्चों, आयनिक सॉलिड में पैकिंग के बारे में हम कई सारी स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे, कैसे NaCl टाइप स्ट्रक्चर, ZnS टाइप स्ट्रक्चर, CHCl टाइप स्ट्रक्चर, CF2 टाइप स्ट्रक्चर, Na2O टाइप स्ट्रक्चर, Ab2O4 टाइप स्ट्रक्चर। इसमें बेटा क्या सीधे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, ये क्या होता है, वो क्या होता है, समझ के बच्चे को आंसर देना है। लेकिन जब तक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ना पढ़े, अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर जो मैंने बोली है, NaCl, CHCl, ZnS, CF2, Na2, Ab2O4, वो आप समझ ही नहीं पाओगे। तो ध्यान रखना, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझना है। ओके, देखो जो नॉर्मल हम सॉलिड में पैकिंग के बारे में पढ़ते आए हैं, कॉन्सेप्ट तो वही है बच्चों, उसको मॉडिफाइड करके थोड़ा थोड़ा उसको हमें चेंज करके थोड़ा सा मॉडिफाइड करके यूज करना है। कैसे करना है समझना। तो पहली बात तो क्या करेंगे,
पैकिंग इन आयनिक सॉलिड, सॉलिड की पैकिंग की बात तो हो रही है, लेकिन अब यहां पर सॉलिड कैसा है, आयंस से मिलकर बना है बेटा। बात समझ में आई क्या, कैटायन और एनायन। क्लियर, ठीक है बेटा। बच्चा कहेगा सर और इसमें क्या डिफरेंस है, और इसमें डिफरेंस ये है बच्चों, ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, आयनिक सॉलिड की पैकिंग में क्या होता है, बड़े आयन की पैकिंग क्या होती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने क्या कहा, इन पैकिंग ऑफ आयनिक सॉलिड द पैकिंग ऑफ बिग आयन इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज बिग आयन, बड़ी साइज का आयन, सीधी सी बात है, एक कैटायन है दूसरा एनायन है, तो दोनों की साइज क्या होगी, अरे डिफरेंट टाइप की होगी बच्चों, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव, दोनों आयन अलग अलग साइज के होते हैं। तो जो बड़ी साइज का आयन होगा वो एटम्स की जगह होगा, और छोटी साइज का जो आयन होगा वो क्या होगा, बीच के फ्री स्पेस यानी वॉइड्स में होगा बेटा। मैंने क्या कहा, इन पैकिंग ऑफ आयनिक सॉलिड, यानी आयनिक सॉलिड में क्या होता है, इन पैकिंग ऑफ आयनिक सॉलिड बिग साइज आयन या बिग आयन जनरली एनायन, मैंने जनरली बोला, ध्यान रखना, हमेशा ऐसा नहीं होगा। हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो एनायन होता है नेगेटिव होता है, वही बड़ी साइज का होता है। तो क्या कहा, बिग साइज एनायन है यानी अकर इन क्लोज पैकिंग, यानी क्लोज पैकिंग में होता है, एंड स्मॉल साइज एनायन अकर इन वॉइड्स, यानी स्मॉल साइज का एनायन होगा वो कहां पर होगा, वॉइड्स में होगा बेटा। बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो पहली बात तो बच्चों ये बताओ, इसमें हमें क्या करना, स्टडी किसकी करनी है, पैकिंग ऑफ आयंस, यानी पैकिंग ऑफ आयंस, ठीक है, यानी यहां एटम्स की बात नहीं करनी बेटा, किसके बारे में बात करनी है, आयंस के बारे में बात करनी है। क्लियर, ठीक है। आयंस के बारे में अगर अपन बात करें तो क्या करेंगे, बिग आयन, मैंने क्या कहा, बिग आयन, बिग आयन बोला है, वो बिग आयन कौन सा होगा बेटा, इसके ब्रैकेट में मैं क्या लिख रहा हूं, जनरली, क्या कहा, जनरली एनायन, मैंने जनरली लिखा है बेटा, ना कि हमेशा, ठीक है, यानी मैक्सिमम मोर देन 90% केस में बड़ी साइज किसकी होगी, एनायन की होगी, नेगेटिव की होगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस मिलेंगे जैसे CaF2, इसमें कैटायन बड़ी साइज का होगा। ओके, वो अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या कहा, बिग आयन जनरली एनायन, तो क्या होगा, क्लोज पैक्ड। ये तो कैसा होता है बच्चों, क्लोज पैक्ड होता है। क्लोज पैक्ड का मतलब क्या, यानी नॉर्मल जो अपन स्ट्रक्चर पढ़ी थी, हमें पता अलग अलग पोजीशन पर एटम होते हैं और उनके बीच का फ्री स्पेस होता है, वहां पर उनको हम वॉइड बोलते हैं। तो क्या कहा, नॉर्मल पैकिंग में जहां पर एटम होगा वहां पर क्या होगा, बड़ी साइज का आयन होगा बेटा। बात समझ में आ रही है, क्लियर, ठीक है बेटा। और क्या करेंगे, स्मॉल आयन, यानी जो छोटा आयन होगा ये कौन सा होगा, जनरली बोला है, सामान्यतः जनरली कौन सा होगा, कैटायन। ये कहां होता है बेटा, इन वॉइड्स, मैंने क्या कहा, ये कहां होगा, इन वॉइड्स, यानी रिक्तियों में पाया जाएगा। बात समझ में आई क्या, पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है क्या, कि जो बड़ी साइज का आयन होता है वो क्या होता है बेटा, क्लोज पैक्ड होगा। क्लोज पैक्ड का मतलब क्या, नॉर्मल पैकिंग में जहां एटम की पोजीशन होती है, चाहे कॉर्नर हो, फेस सेंटर हो, बॉडी सेंटर हो, एज सेंटर हो, वो अलग अलग टाइप की यूनिट सेल पर डिपेंड करती है। क्या कहा, नॉर्मल पैकिंग में जहां पर क्या होगा, एटम होता है, परमाणु होता है, वहां पर तो बड़ी साइज वाला आयन होगा और वो जनरली एनायन होता है। क्लियर, तो इसे बोलते हैं क्लोज पैक्ड आयन, जो एटम की जगह पर हो। क्लियर, ठीक है। और नॉर्मल पैकिंग में जहां पर क्या होता है बच्चों, वॉइड होती है, रिक्ति होती है, रिक्ति की जगह, यानी रिक्तियों के अंदर क्या होता है, स्मॉल साइज वाला एनायन होगा, स्मॉल साइज वाला आयन होगा, वो जनरली कौन सा होता है, कैटायन होता है बेटा। समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा अब बात करते हैं किसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर की। मैंने क्या कहा, कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ध्यान रखना, पीछे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम्स ऑफ सेम डिस्टेंस, यानी समान दूरी वाले निकटवर्ती पड़ोसी परमाणु की संख्या, समन्वय संख्या। अपन क्या करते हैं, कोई एक एटम फिक्स करते हैं, उसके चारों तरफ सेम डिस्टेंस वाले एटम देखते हैं, नियरेस्ट। ओके, क्योंकि सभी एटम एक जैसे से होते हैं। लेकिन यहां पर तो क्या होता है, दो टाइप के पार्टिकल है बच्चों, एक है कैटायन, दूसरा है एनायन। तो ध्यान रखना, यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो भी क्या होगा, दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। मैंने क्या कहा, पीछे जो पैकिंग पड़ी है वो तो एक ही टाइप के एटम के लिए करते हैं, कोई सा भी एक एटम फिक्स करके उसके चारों तरफ नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। लेकिन यहां पर दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है, एक है कैटायन, एक है एनायन, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहां पर क्या करेंगे बच्चों, देखो समझने वाली बात है, यहां पर क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन, यानी कोई सा भी आयन लेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन इक्वल टू क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ, क्या कहा, टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट, क्या कहा बेटा, अच्छे समझना, टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट
अपोजिट चार्ज आयन, क्या कहा, टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट अपोजिट चार्ज्ड आयंस, ये ध्यान रखना, ये क्या होगा, किसी आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। मैंने क्या कहा बच्चों, एक आयन कौन सा होता है, केटायन, दूसरा होता है एनायन। दोनों आयन के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करना, तो क्या करेंगे, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन, चाहे केटायन हो चाहे एनायन हो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे डिसाइड करना है, टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट अपोजिट चार्ज आयन, यानी समान दूरी पर स्थित निकटतम विपरीत आवेशित आयनों की संख्या। इसका मतलब एक बात तो श्योर है, केटायन है, केटायन के चारों तरफ जितने एनायन होंगे उनका नंबर क्या होगा, केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर, क्लियर। या एनायन के चारों तरफ जितने केटायन है वो क्या होगा, एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर। या सिंपल वे में कहूं, पॉजिटिव वाले आयन को सेम डिस्टेंस पर जितने नेगेटिव वाले आयन उसके चारों तरफ प्रेजेंट होंगे उसे कवर करके रखेंगे। या फिर कोई पॉजिटिव आयन है, सेम डिस्टेंस के जितने नेगेटिव चार्ज आयन के कांटेक्ट में होगा वही तो क्या होगा, पॉजिटिव वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर। या फिर कोई नेगेटिव चार्ज आयन है, वो सेम डिस्टेंस पर जितने पॉजिटिव चार्ज आयन के कांटेक्ट में होगा वो क्या होगा, नेगेटिव वाले यानी एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर, क्लियर। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो इस बात को एग्जांपल से समझना बेटा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये बना दिया, A प्लस मैंने लिखा है बच्चों, क्लियर, A प्लस मैंने लिखा है, इसके चारों तरफ मैंने लिखा है B माइनस, B माइनस, B माइनस, B माइनस। बात समझ में आई क्या, यानी स्ट्रक्चर में हमें पता, आयनिक कंपाउंड की बात करें तो A प्लस और B माइनस दोनों होंगे बच्चों, क्लियर, ठीक है बेटा। तो ये जैसे A प्लस के चारों तरफ क्या है, B माइनस है। अब मैं स्ट्रक्चर मैंने ये बना दी, यहाँ मैंने फिर से A प्लस लिख दिया और फिर से यहाँ भी मैंने क्या लिख दिया, A प्लस लिख दिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपसे बोले कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो A और B दोनों के क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग डिसाइड करेंगे। हाँ, उनकी वैल्यू सेम या डिफरेंट आ सकती है, लेकिन कैलकुलेट दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग करना है, क्लियर। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो देखो बेटा, A प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना हो तो हमें क्या करना, A प्लस के चारों तरफ कितने B माइनस है, मैंने क्या कहा, A प्लस के चारों तरफ जितने B माइनस होंगे वो क्या होगा, A प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे बेटा, A प्लस के चारों तरफ कितने B माइनस है, 1 2 3 4, तो क्या होगा, वही तो क्या होगा, A का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हमें पता है इसके चारों तरफ 4 B माइनस है, तो वो A का कोऑर्डिनेशन नंबर A प्लस का 4 हो गया, क्लियर, ठीक है। अब आपसे बोले B माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो B माइनस के चारों तरफ A प्लस कितने होंगे, ओके, B माइनस के चारों तरफ A प्लस कितने हैं वो चेक करो, 1 2 3, तो क्या होगा, जी यानी B माइनस के चारों तरफ जितने A प्लस का नंबर है वही क्या होगा, B माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, और वो कितना है, 3 है बेटा। समझ में आ गया, यस और नो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, यहां पर क्या करना, आपको अलग अलग आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करनी है, तो क्या करना, पॉजिटिव के चारों तरफ जितने नेगेटिव आयन है वो क्या होगा, पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर, और नेगेटिव के चारों तरफ जितने पॉजिटिव आयन है वही क्या होगा, नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, यहां पर हमें क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव का आयन का क्या नंबर का रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। दोबारा सुन लेना, आयन बोला है इसमें केटायन एनायन दोनों आ गए बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ गए। मैं क्या बोल रहा हूं, आयन का नंबर का रेशियो यानी केटायन एनायन का इतना केटायन है इतना एनायन है, आयंस का नंबर का रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ओके। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बेटा इस बात को समझना, क्या फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये लिया है कंपाउंड, यहां तो मैंने क्या लिखा है बच्चों, कंपाउंड लिखा है। कंपाउंड अलग अलग टाइप का अपन डिस्कस करेंगे, कैसे बच्चों समझना इस बात को। ये मैंने लिखा है कंपाउंड, यहां पर और मैं क्या लिख रहा हूं, रेशियो ऑफ, क्या कहा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आयंस, यानी नंबर ऑफ आयंस का रेशियो, या मैं लिखूं बेटा यहां पर रेशियो ऑफ CN, क्या कहा, रेशियो ऑफ CN, कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो। देखो बेटा कैसे करना है, तो देखो अलग अलग टाइप के कंपाउंड अगर अपन डिस्कस करें तो एक कंपाउंड जैसे मैं लिखूं नंबर 1 AB टाइप, बच्चा कहेगा सर इसका मतलब क्या है, तो ध्यान रखना अलग अलग कंपाउंड में लिखूंगा A और B, पहला अल्फाबेट है बच्चों वो क्या करेगा, केटायन को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरे वाला क्या करेगा, एनायन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी A प्लस B माइनस। आ गया समझ में, ठीक है। एक कंपाउंड हमें कैसा दे सकता है, ऐसा दे सकता है बच्चों AB2 टाइप, बात समझ में आई क्या। तीसरा कंपाउंड हमें क्या दे सकता है बेटा, A2B टाइप, ठीक है। एक कंपाउंड हमें क्या दे सकता है बेटा, AB3 टाइप,
और एक कंपाउंड हमें क्या दे सकता है बेटा, A2B3 टाइप। मैंने क्या कहा, ऐसा कंपाउंड भी हमें दे सकता है। बच्चा कहेगा सर ये क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है, हर स्ट्रक्चर में केटाइन एनाइन के नंबर का रेशियो 1:1 हो कोई जरूरी नहीं है, उनका नंबर इक्वल या अनइक्वल हो सकता है। ओके, कैसे बेटा, मैंने क्या कहा था, जितने भी कंपाउंड, ये मैंने फॉर एग्जांपल समझने के लिए कंपाउंड लिए, रियल कंपाउंड तो अलग अलग टाइप के अपन पढ़ेंगे, NaCl, ZnS, CH अलग अलग टाइप के पढ़ेंगे, CF2, Na2 अलग अलग आएंगे। तो देखो AB टाइप कंपाउंड, मैंने क्या कहा, जो भी कंपाउंड लिखे हैं, A क्या करेगा, पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा, B क्या करेगा, नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। A B यानी पॉजिटिव नेगेटिव कितना है बच्चों, 1:1। अरे A का नंबर भी 1 है, B का भी कितना है, 1 है, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आयंस, दोनों के आयंस का रेशियो क्या होगा, 1:1। यस और नो, बात समझ में आई। AB2, A क्या पॉजिटिव है, B क्या नेगेटिव है, तो देखो पॉजिटिव कितना है 1 और नेगेटिव कितना है 2, 1 2। देखो इनके आयन का रेशियो कितना हो गया, 1 2 हो गया। यहां पर देखो बेटा आयन का रेशियो क्या होगा, पॉजिटिव वाला 2 है, नेगेटिव वाला क्या है 1 है, तो ये कितना हो गया 2:1। यस और नो, अरे बात समझ में आ गई। यहां देख सकते हो पॉजिटिव वाला कितना है 1 और नेगेटिव वाला कितना है 3, तो क्या हो गया, इनके आयन का रेशियो कितना हो गया 3, 1:3। बात समझ में आ गई। पॉजिटिव वाला कितना है बेटा 2, नेगेटिव वाला कितना है 3, तो इनके आयन का रेशियो कितना हो गया 2:3। समझ में आया, यस और नो। ये मेरे पास क्या आ गया, इनके नंबर ऑफ आयंस यानी आयन का रेशियो आ गया। क्लियर, यानी आयन का रेशियो तो आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब बच्चों आपको डिसाइड करना है क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या का अनुपात क्या होगा। तो बेटा देखा हमने क्या किया, जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया कि किसी भी आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको डिसाइड करना, वो कैसे करना है, उसके नियरेस्ट, उसके चारों तरफ अपोजिट चार्ज आयन, अपोजिट चार्ज आयन कितने हैं, अपोजिट चार्ज आयन का मतलब है पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करना है, तो ये देखो इसके चारों तरफ नेगेटिव वाले आयन कितने होंगे। क्लियर, नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करना है, तो ये देखो इसके चारों तरफ पॉजिटिव वाले आयन कितने होंगे। क्लियर, चलो बेटा डिस्कस करते हैं। देखो AB, मैंने क्या कहा, AB नंबर ऑफ आयंस रेशियो कितना आ रहा है 1:1 आ रहा है। इसका मतलब A का नंबर अगर 1 है, मैंने क्या कहा, A का नंबर अगर 1 है, A प्लस का नंबर अगर 1 है, तो क्या करेगा 1A प्लस क्या करेगा, B माइनस को कवर करेगा। अरे सीधी सी बात है, A का नंबर ही 1 है, तो ये बताओ B के चारों तरफ कितने A प्लस होंगे, 1 ही होगा। इसका मतलब एक अगर A प्लस B के चारों तरफ होगा तो वही तो B का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यस और नो, इसका मतलब B का कोऑर्डिनेशन नंबर तो मैं क्या लिख रहा हूं 1। क्लियर, B का नंबर कितना है बच्चों 1, B का नंबर भी 1 है, इसका मतलब 1B क्या करेगा, एक B क्या करेगा, एक के चारों तरफ होगा बेटा, और जितना B एक को चारों तरफ उसके प्रेजेंट होगा उसे कवर करेगा, वही तो क्या होगा A का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यस और नो, B का नंबर 1 है तो इसका क्या करेगा, एक B क्या करेगा, A के चारों तरफ प्रेजेंट होगा, वही तो A का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये भी कितना हो जाएगा 1। समझ में आ गया, यस और नो। क्लियर, ठीक है बेटा। अब देखो A का नंबर कितना है बच्चों 1, यानी 1A क्या करेगा, एक A क्या करेगा, B के चारों तरफ प्रेजेंट होगा, और जितना A B के चारों तरफ प्रेजेंट होगा वही तो क्या होगा B का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यस और नो, A का नंबर 1 है, मतलब जैसे यहां पर आप देख सकते हो B माइनस का नंबर था बेटा 4, मैंने क्या कहा 1 2 3 4, तो 4B माइनस क्या है, A प्लस के चारों तरफ है, तो 4B माइनस है, तो वही तो क्या हो जाएगा A प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। क्लियर, B माइनस का नंबर कितना है 1, देखो A प्लस का 1 2 3 है, इसका मतलब 3A प्लस है, 3A प्लस है मतलब B माइनस के चारों तरफ कितने A प्लस है 3 है, तो वही तो क्या होगा B माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर। आ गया समझ में। तो क्या कहूंगा, A का नंबर अगर 1 है तो 1A क्या करेगा, B को कवर करेगा, B के चारों तरफ होगा, और जितना A B के चारों तरफ होगा वही तो क्या होगा B का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो B का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा 1। समझ में आ गया। अब देखो B का नंबर कितना है 2, बाद वाली वैल्यू किसकी है, B की है बच्चों। B का नंबर 2 है, तो 2B क्या करेंगे, A को कवर करेंगे, और जितने B A को कवर करेंगे वही तो क्या होगा A का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये कितना हो गया 2 हो गया। समझ में आ गया। क्लियर, ठीक है बेटा। फिर यहां पर आते हैं, A का नंबर कितना है 2, A का नंबर अगर 2 है मतलब 2A क्या करेंगे, B को कवर करेंगे, जितने A B को कवर करेंगे वही तो क्या होगा B का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यस और नो, इसका मतलब B का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा 2। क्लियर, ठीक है। B का नंबर कितना है 1, B का नंबर
नंबर अगर 1 है मतलब 1 भी क्या करेगा, ए को कवर करेगा। इसका मतलब क्या होगा, जितना भी ए को कवर करेगा वही तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो ए का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 1 हो गया। क्लियर, ठीक है। ए का नंबर कितना है बच्चों, 1, यानी 1 ए क्या करेगा, बी को कवर करेगा। जितना ए बी को कवर करेगा यानी उसके चारों तरफ प्रेजेंट होगा वही तो बी का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ए का नंबर 1 है तो क्या होगा बेटा, एक ए क्या करेगा, बी को कवर करेगा और वही बी का कोऑर्डिनेशन नंबर यानी 1। क्लियर, बी का नंबर कितना है बच्चों, 3, यानी क्या होगा, 3 बी क्या करेंगे, ए को कवर करेंगे और जितने बी ए को कवर करेंगे वही तो क्या होगा, ए का कोऑर्डिनेशन नंबर यानी 3। समझ में आ रहा है? क्लियर, ठीक है बेटा। A2B3 इसका मतलब ए का नंबर कितना है, 2। ए का नंबर अगर 2 है इसका मतलब क्या होगा, 2A, ए के 2 आयन क्या करेंगे, बी को कवर करेंगे और जितने ए के आयन बी को कवर करेंगे वही तो क्या होगा, बी का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, 2। क्लियर, ठीक है। और बी के नंबर यहाँ पर कितने हैं, 3 और जितने बी के आयन हैं उतने ही तो क्या करेंगे, ए को कवर करेंगे और वही तो क्या होगा, ए का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा और वो कितना होगा बच्चों, 3 होगा। समझ में आ गया, यस और नो? तो ये मैंने क्या किया, अलग अलग टाइप के कंपाउंड लिए समझने के लिए। उनका नंबर ऑफ आयंस तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्मूला देख के बता सकते हो, लेकिन उनके कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर का, और आपको एग्जांपल देके कैसे बताना है। क्लियर, लेकिन ये तो खाली समझने का तरीका था। इसके इतने आयन है तो इतना कवर करेगा, इसके इतने आयन है इतना कवर करेगा। एग्जाम में हमें इतना टाइम मिलता है क्या, नहीं, वहां तो हमारे पास नैनो सेकंड का टाइम होता है, सीधे टिक लगाना है, तो वहां पर अपनी ट्रिक्स काम आती है बेटा। तो इनके लिए मैं ट्रिक क्या लिख सकता हूं, द रेशियो, समझना, the ratio of CN, the ratio of CN will opposite of ratio of number of आयंस। मैंने क्या कहा, अरे CN का रेशियो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो क्या होगा, आयंस के नंबर का जो रेशियो है उसका क्या होगा, अपोजिट होगा। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो देखो आयंस का रेशियो क्या आ रहा है, 1:1, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 1:1, आयन का रेशियो 1:2 आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर सीधा क्या कर देना, 2:1 कर देना। और हमें पता आयंस का रेशियो 1:1 आ रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, 1:2 कर देना। आयन का रेशियो 1:3 आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है, 3:1 आ रहा है। आयन का रेशियो 2:3 आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 3:2 आ रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? एग्जाम में अपने पास इतना टाइम नहीं होता, ये इतना तो ये इतना है तो ये इतना इसको कवर करके रखेगा, इतना इसको कवर करके रखेगा, फिर काउंट कर रहे हो, नो बेटा, टाइम पास की जरूरत नहीं है, खाली समझने का तरीका था। लेकिन सीधा दिमाग में क्या रखना है, जितना आयंस, जो आयंस का रेशियो उसका अपोजिट कर देना। 1:2 है तो 2:1, 2:1 है तो 1:2 कर दो, अपोजिट कर दो, वही क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो हो जाएगा। यस और नो? क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा फटाफट फटाफट, जल्दी बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है तो। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा फटाफट। ये एक एक चीज इसलिए समझा रहा हूं बेटा, अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसमें काम आएगा ताकि रटना नहीं पड़े। और ये एक एक चीज अच्छे समझते जाना है। सर ने 1:2 का 2:1 कैसे कर दिया, 1:3 का 3:1 कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया, ध्यान रखना बेटा। कॉन्सेप्ट समझ लोगे फिर पॉइंट टू पॉइंट बहुत इजी काम हो जाएगा। चलो बेटा, यहां तक बात ठीक है। चलो, तो पहली बात तो बच्चों देखो क्या हमें करना है, कुछ बेसिक चीजें अपने डिस्कस करी है, इसमें क्या करना और भी डिस्कस करते हैं ताकि स्ट्रक्चर्स में हमारे कोई दिक्कत ना आए। चलो बेटा, तो ये तो अपने बात की बेटा किसकी, जो बेसिक हमसे बोले कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह के बारे में पूछे तो कैसे करना है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे काम आएगा बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी। मैंने क्या कहा, पैकिंग
एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी की अगर हम बात करें बेटा तो देखो रटने की जरूरत नहीं है, मैंने क्या कहा कॉन्सेप्ट वही है, बस उसे थोड़ा सा मॉडिफाइड करके हमें यूज करना है। कैसे, आपको याद है बच्चों एटम्स की पैकिंग के बारे में हमने पैकिंग एफिशिएंसी की बात करी थी, तो अपन ने क्या कहा था, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स, यस और नो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं 100, यस और नो। मैंने क्या कहा था एटम्स की पैकिंग के लिए अपने क्या कहा था, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। बच्चा कहेगा सर एरिया से भी तो किया था, वो तो 2D में था, अपन सभी रियल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड की, वो 3D में ही होती है, तो अपन वॉल्यूम की टर्म में ही करेंगे बेटा, ओके। लेकिन ध्यान रखना मैंने क्या कहा था, थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां पर हम एटम की बात कर रहे थे, तो देखो यहाँ पर एटम होंगे या आयंस होंगे, आयंस होंगे बेटा, तो यहाँ पर एटम की जगह मैं क्या लिखूंगा, आयंस लिखूंगा। समझ में आया, मैंने क्या कहा, उसको कंपेयर करते हुए हमें याद रखना है क्या, वहां पर हमने एटम्स लिखा था, यहां पर पैकिंग में एटम होते हैं, आयंस होते हैं, आयंस होते हैं, तो क्या कहेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ आयंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, काम खत्म। तो यहां पर क्या करेंगे, ये जो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, इनसे बच्चों क्या करेंगे, अब शॉर्ट फॉर्म में अगर फॉर्मूला बनाए तो अपन क्या करेंगे बेटा, तो समझ सकते हो, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा, टोटल वॉल्यूम ऑफ आयंस, आयन दो टाइप के, कैटायन और एनायन, दोनों को स्फेरिकल फॉर्म में ही कंसीडर करते हैं। तो देखो कैटायन की बात करें तो 4/3 पाई आर प्लस क्यूब, यस और नो। अरे नॉर्मल एटम की हम बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या लेते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर एटम की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, कैटायन और एनायन है, तो कैटायन का वॉल्यूम क्या, 4/3 पाई आर प्लस क्यूब है, ये तो एक कैटायन का है, और हमें पता है कैटायन के नंबर कितने भी हो सकते हैं, तो मैं कर रहा हूँ बच्चों Z+, Z क्या होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, ये क्या है, इफेक्टिव नंबर ऑफ कैटायन, Z+ कर दिया, यानी प्लस की बात कर रहे हो, क्लियर। ये तो क्या आ गया, कैटायन का वॉल्यूम आ गया। अब मुझे किसका लेना है, एनायन का वॉल्यूम भी लेना है, तो क्या लिखूंगा, 4/3 पाई आर माइनस क्यूब, यस और नो। अरे आर प्लस हमें पता है, प्लस लिया तो साथ में हमें पता जो एनायन होगा वो भी तो वॉल्यूम कवर करेगा, तो 4/3 पाई आर माइनस क्यूब है, और कितने एनायन है, तो क्या करूंगा, Z माइनस मल्टीप्लाई बाई एक एनायन का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई जितने एनायन होंगे उनका वॉल्यूम टोटल, क्लियर। अपॉन क्या कर देंगे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वो तो हमें V लेना ही लेना है, मल्टीप्लाई क्या करूंगा बेटा, 100 कर देंगे। ये मेरे पास क्या आ गया, यानी पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया, ध्यान रखना, क्लियर। तो यहां पर इनका मतलब क्या, ये जरूर ध्यान रखना, Z+ एंड Z-, ये क्या है बेटा, इफेक्टिव नंबर ऑफ, मैंने क्या कहा, इफेक्टिव नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, क्या कहा, इफेक्टिव नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, यानी धनायनों व ऋणायनों की प्रभावी संख्या बेटा, ओके ठीक है। R+ एंड R-, ये क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ, मैंने क्या कहा, ये क्या कहा, रेडियस ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, यानी जो कैटायन और एनायन है उनकी रेडियस, समझ में आ गया, क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत है। अब बच्चों अपन बात करते हैं किसकी, रेडियस रेशियो की, क्या कहा, रेडियस रेशियो की। तो देखो बेटा कैसे करना है, मैंने क्या कहा, मेन कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा उसे मॉडिफाइड करके हमें यूज करते जाना है। कैसे बेटा, अगर अपन बात करें रेडियस रेशियो की, रेडियस रेशियो RR, ठीक है। रेडियस रेशियो बेटा आपको याद अपने क्या कहा था, रेडियस रेशियो कैसे कैलकुलेट किया था, एटम के लिए वॉइड की रेडियस अपॉन एटम की रेडियस, अरे याद है ना, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। मैंने क्या कहा था, नॉर्मल एटम के लिए तो अपन क्या करते हैं, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, यानी वॉइड की रेडियस अपॉन एटम की रेडियस। लेकिन यहाँ हमें पता है वॉइड की जगह कौन प्रेजेंट होता है, जनरली कैटायन, याद है ना। तो ओनली R काम में लूंगा क्या, नहीं बेटा, ये क्या लूंगा, R+, और हमें पता है एटम की जगह कौन होता है, एनायन होता है, तो क्या लिखूंगा, R-, क्लियर, ठीक है बेटा। और ये कंडीशन कब काम में लेनी है, इफ R+ लेस देन R-, यानी R+ अगर छोटा होगा तो ही हमें पता है वो वॉइड में होगा, तो वॉइड की जगह R+ की रेडियस लेंगे। और हमें पता है एनायन अगर बड़ी साइज का है तो वो एटम की जगह होगा, तो एटम की जगह एनायन की रेडियस लेंगे, क्लियर, ठीक है। या फिर कई कंडीशन हमें क्या दे सकता है बेटा, अपॉन R- अपॉन R+, मैंने क्या कहा, R- अपॉन R+, लेकिन ये कंडीशन कब काम में लेनी है,
अगर R माइनस क्या हो, R प्लस से कम हो बेटा। मैंने क्या कहा, जो कम होगा चाहे कैटाइन हो चाहे एनाइन हो वो वॉइड की जगह होगा, तो वॉइड की जगह स्मॉल r की जगह उसी की रेडियस लेंगे R प्लस या R माइनस। और जो बड़ी साइज का होगा वो एटम की जगह होगा तो कैपिटल R की जगह उसी की रेडियस लेंगे, या R प्लस या फिर R माइनस। क्लियर? कुछ नहीं बोले तो हमें पता है कैटाइन ही होता है, पॉजिटिव वाला ही वॉइड में होता है, तो R प्लस अपॉन R माइनस करते हैं। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जिसमें एनाइन अगर छोटी साइज का है तो वो वॉइड में होगा तो R माइनस अपॉन R प्लस करते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा। एक चीज और ध्यान रखना, नॉर्मल एटम की पैकिंग के बारे में हमने बात की तो हमें पता है एटम की साइज क्या होता है, सभी एटम सेम साइज के होते हैं और उनमें बनने वाली वॉइड भी बेटा फिक्स होती है। तो उनके जो रेडियस रेशियो आता है वो फिक्स आता है, नहीं आता, क्योंकि सभी एटम क्या होते हैं, सेम साइज के होते हैं। ओके, लेकिन यहां पर अपन किसकी बात कर रहे हैं, आयंस की बात कर रहे हैं। आयंस की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें पता है दो टाइप के आयन होंगे, कैटाइन और एनाइन। तो यहां पर जो रेडियस रेशियो आता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ना आकर के आता है, रेंज आती है। मैंने क्या कहा, रेंज का मतलब क्या है, यहां से लेकर यहां तक बेटा। समझ में आ गया? मैंने क्या कहा, पीछे एटम की पैकिंग में जो हमने पढ़ा है उसमें तो एटम सभी एटम सेम साइज के होते हैं और वॉइड का साइज तो फिक्स है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस टाइप की वॉइड है उसका साइज फिक्स है, तो दोनों का रेशियो क्या आता है, रेडियस रेशियो फिक्स वैल्यू आती है। अरे 0.155, 0.225, 0.414, 0.732 याद है ना, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। लेकिन यहां पर हमें पता है एटम की जगह आयंस होते हैं और आयंस क्या होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, तो उनका जो रेशियो आता है वो क्या आता है, एग्जैक्ट ना आकर के आता है यहां से लेकर यहां तक, यानी रेंज आती है बच्चों। समझ में आ गया? तो वो कैसे होता है बेटा, इसको अपन क्या कहते हैं, रेडियस रेशियो रेंज। मैंने क्या कहा, रेडियस रेशियो रेंज। अरे रेंज का मतलब क्या होता है, यहां से लेकर वहां तक। जैसे अपन मार्केट में जाते हैं, अपन क्या कहते हैं, 10 से 20 रुपए तक का कोई आइटम दिखाओ, कोई माल दिखाओ। इसका मतलब क्या, अपन एग्जैक्ट बोलने में शर्मा रहे हैं कि मुझे 15 रुपए की कोई चीज दिखाओ। मैंने क्या कहा, स्टैंडर्ड फॉर्म में बोल दिया 10 से 20 तक का, यानी 10 रुपए से लेकर 20 तक का, यानी 10 से ज्यादा और 20 से कम, यहां तक का कोई आइटम दिखाओ। क्लियर? वैसे ही बेटा क्या करेंगे, रेंज का मतलब ही क्या होता है, मिनिमम से मैक्सिमम तक, यानी एक एरिया होना यहां से लेकर यहां तक। बात समझ में आई? क्लियर? ठीक है बेटा। तो देखो यहां मैं लिख रहा हूं बेटा, रेडियस रेशियो रेंज की बात करें तो क्या करूंगा, ये मैं लिख रहा हूं बेटा वॉइड। क्लियर? और वॉइड अपने कौन कौन सी पढ़ी है, एक तो होती है ट्राइगोनल, यस और नो। एक हमने कौन सी पढ़ी है बेटा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। एक हमने कौन सी पढ़ी है बेटा, ऑक्टाहेड्रल, और एक हमने कौन सी पढ़ी है, क्यूबिकल वॉइड। याद है ना, एक एक चीज अपने डिस्कस करी है बेटा, ठीक है। तो ये तो मैंने क्या लिखा है, वॉइड लिखी है बच्चों। क्लियर? ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा है इनका। क्लियर? और ये मैं क्या लिख रहा हूं, इनका रेडियस रेशियो रेंज। क्या लिखा, रेडियस रेशियो रेंज। ओके, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो देखो बेटा, ट्राइगोनल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है था, 3, टेट्राहेड्रल का 4, इसका ऑक्टा कितना 6, क्यूबिकल का कितना 8। अरे याद है ना? क्लियर? रेडियस रेशियो रेंज है, रेंज बाद की बात है, पहले एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है वो ध्यान होनी चाहिए। तो ट्राइगोनल की कितनी आई थी, 0.155, टेट्राहेड्रल की कितनी 0.225, ऑक्टाहेड्रल की कितनी बेटा 0.414, और क्यूबिकल की कितनी 0.732। याद है ना? क्लियर? ध्यान रखना, रेंज है, रेंज मतलब यहां से लेकर वहां तक। रेंज डिसाइड करने का तरीका ध्यान रखना बेटा, खुद से लेकर आगे वाले तक। मैंने क्या कहा, खुद से लेकर नेक्स्ट वैल्यू तक ध्यान रखना, वो रेंज होगी। कैसे, खुद से लेकर, यहां से लेकर, यानी मिनिमम तो यहां से होगी, मैक्सिमम कहां तक है, इन दोनों के बीच में बेटा, ठीक है। मैंने क्या कहा, 0.155 से 0.225 तक, क्योंकि 0.225 से तो टेट्राहाइड्रल स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान रखना, ट्राइगोनल की रेंज क्या होगी, इससे कम तक होगी, इससे ज्यादा और इससे कम, इन दोनों के बीच की वैल्यू। क्लियर? ठीक है। इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी, यहां से लेकर इससे नेक्स्ट वाला क्या है, 0.414 तक। समझ में आ गया? नेक्स्ट वाला क्या है, 0.414 तक। क्लियर? ठीक है। इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी बेटा, खुद से लेकर नेक्स्ट वाले तक, यानी क्या करेंगे 0.732 तक। बात समझ में आई क्या? इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी, बच्चा कहेगा सर घूम फिर के यहां आ जाए क्या, नहीं बेटा, ये मैक्सिमम कितनी होगी, 1 तक होगी बेटा। ये हमारे पास क्या आ गई, रेडियस रेशियो रेंज आ गई। ये जो एक एक पॉइंट मैंने लिखाया है, एक एक क्वेश्चन भी है अपने आप में, ये क्या होता है वो क्या होता है, और आगे जो अपन पढ़ेंगे उसमें हमारे काम भी आएगा अलग अलग टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। इसमें ये क्या होता है, वो क्या होता है, कैसे करना है, क्या करना है। यहां तक समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत है बोलो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट।
रेडियस रेशियो रेंज को हिंदी में बोलते हैं बेटा त्रिज्या अनुपात परास। चलो बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, चलो मैसेज क्या आए हैं? कुमकुम, हम सर इस टाइप से भी बोल सकते हैं क्या नंबर ऑफ आयन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर? वही तो बात बोल रहे हैं बेटा, ठीक है। अरे बेटा 2 + 3 = 5 या 2 + 3 = 5 है, 3 + 2 = भी 5। समझ में आ गया? वही बात है बेटा, ओके। यानी क्या, अब पहली बात तो तुमने कहा सर हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, पहले हमारे पास कंपाउंड देखते ही हमारे पास बेटा आयन का रेशियो आएगा। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कंपाउंड दे दिया AlCl3, तो ये बताओ पहले तुम्हारे पास रेशियो क्या आएगा? आयंस का रेशियो आएगा। एल्यूमिनियम का नंबर 1 है, क्लोरीन का 3 है, तो 1:3। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आयन का रेशियो आ गया, उससे तुम बिना स्ट्रक्चर बताए कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हो 3:1। समझ में आ गया? बोलने में बोल सकते हैं, लेकिन पहले अपने पास रेशियो क्या आएगा? आयंस के नंबर का रेशियो आएगा बेटा, ठीक है। यहाँ तक बात ठीक है? चलो बेटा आगे बढ़े जिंदगी में। चलो तो ये तो अपने बात की है बच्चों आयनिक क्या, आयनिक सॉलिड में पैकिंग के बारे में जो जो कॉन्सेप्ट हमारे काम आएंगे उनके बारे में हमें कैसे ध्यान रखना है, क्या करना। अब ध्यान रखना, इसमें एक एक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया वो सिर्फ इसीलिए था बच्चों। अब मैं एक एक पॉइंट लिखूंगा अलग अलग स्ट्रक्चर्स में, इसके लिए ये इतना, उसके लिए वो इतना। बच्चे के ये दिमाग में ये नहीं होना चाहिए एकदम लॉलीपॉप डाउट, क्या सर ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया, ओके। चलो बेटा अब बात करते हैं चैप्टर का वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। मैंने क्या कहा? टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। क्रिस्टल संरचनाओं के प्रकार। बच्चा कहेगा सर इंपॉर्टेंट कैसे, तो ऐसे। पहली बात तो बच्चों मैंने क्या कहा था, कॉन्सेप्ट तो ठीक है, सारे ठीक है, लेकिन अगर नीट और जेईई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 3 ही पार्ट ऐसे जहां पर क्वेश्चन आने के चांसेस 99% वहीं से ही आता है बेटा, ओके। एक तो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, एक अलग अलग टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, NaCl, ZnS, CaCl, CF2, Na2, Ab2O4, यहाँ से। तीसरा पढ़ेंगे बेटा इसके बाद डिफेक्ट, दोष। बात समझ में आई क्या? तीनों में से ही क्वेश्चन आता है, हर 1-2 साल से घुमा फिरा के तीनों पार्ट में से। बच्चा कहेगा तो फिर बाकी का टाइम पास क्यों करते हैं? ये जो 3 पार्ट है इसमें चैप्टर के बाकी सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो जाते हैं। मैंने क्या कहा? ये 3 पार्ट मैंने बोले। चलो डेंसिटी वाले में भी नहीं हो, लेकिन खासकर इसमें बेटा अलग अलग टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, पीछे जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं सारे इसमें आ जाएंगे यूज बेटा, ओके। क्या एटम कहाँ कहाँ होते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, कौन सा पार्ट कितना कवर करता है, सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ओके। लेकिन अपनी स्टाइल में ध्यान रखना, क्या इसमें तुमसे पूछेगा ये कितना होता है, वो क्या होता है। बच्चे के पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो पूरा स्ट्रक्चर बना के टाइम पास करे, एक नैनो सेकंडों में आंसर पर टिक लगाए, क्यों अपने पास एग्जाम में टाइम है उतना ही होता है। तो एक बात तो ध्यान रखना बेटा, ट्रिक आपको दिमाग में सेट क्या रखनी है, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। मैंने क्या कहा? नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। आपसे बोले अलग अलग टाइप की यूनिट सेल या स्ट्रक्चर देगा, उसमें बोले नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो ध्यान रखना ये किससे आपको डिसाइडेड करना है, तो ध्यान रखना बेटा डिसाइडेड बाय, क्या कहा? डिसाइडेड बाय क्लोज पैक्ड आयन। मैंने क्या कहा? डिसाइडेड बाय क्लोज पैक्ड आयन। जो सघन संकुलित होगा उसकी वजह से आपको क्या करना है, यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम डिसाइड करने हैं। बच्चा कहेगा सर यहाँ तो आयन होते हैं ना, बिल्कुल उन्हीं को एटम की फॉर्म में कंसीडर करके एटम बोल देते हैं। बात समझ में आई? यानी क्या करना है, बच्चा कंफ्यूज हो कि सर मान लो मुझे कोई स्ट्रक्चर दे दी सर Na+ और Cl-, तो मुझे बोले यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, तो Na+ का और Cl- दोनों के नंबर का सम कर दूं क्या? नहीं। फिर बच्चा कहे सर Na+ से करूं या Cl- से करूं, किसी से भी करने की जरूरत नहीं है, बस कौन सा क्लोज पैक्ड कौन सा है दोनों आयन में से। और क्लोज पैक्ड का मतलब क्या होता है ये आपको ध्यान है, जहां पर एटम होते हैं उसकी जगह कौन सा आयन है, उसी की हेल्प से आपको नंबर ऑफ एटम डिसाइड करना है। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? एक चीज और ध्यान रखनी है बेटा,
कोऑर्डिनेशन नंबर, मैंने क्या कहा, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर भी बार बार हमें पूछेगा, इस स्ट्रक्चर की कोऑर्डिनेशन नंबर कैसी होगी, उसकी कितनी होगी बेटा। ओके, तो ध्यान रखना ये कैसे करनी है बेटा, डिसाइडेड बाय टाइप्स ऑफ वॉइड। मैंने क्या कहा, टाइप्स ऑफ वॉइड, यानी किस टाइप की वॉइड है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करना है। जैसे पूछे इस स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका कितना होगा, उसका कितना होगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसमें जो वॉइड है वो कैसी है, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिकल वॉइड, हमें पता हर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है या नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। बस ये देखना उस स्ट्रक्चर में वॉइड कौन सी है, तो क्या करना, उस वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वही उस स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बेटा। समझ में आ गया, क्लियर। ये दो ट्रिक दिमाग में सेट रखनी है। ओके, ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर आगे स्ट्रक्चर के टाइप में स्टार्ट करता हूं। लिख लिया, चलो बेटा अब बात करते हैं अलग अलग टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए कैसे करना है, क्या करना है बच्चों। देखो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं जो हमारे बहुत काम आएगी। चलो बेटा नंबर वन डिस्कस करते हैं NaCl टाइप। NaCl टाइप या इसे बोलते हैं रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बच्चों अपन डिस्कस कर रहे हैं, NaCl टाइप या रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर। चट्टानी लवण संरचना, चट्टानी लवण प्रकार की संरचना यानी NaCl टाइप की। अरे इसे रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं बेटा, याद है ना, क्योंकि हमें पता जो ओशियन होते हैं बेटा उनकी जो साइड की जो रॉक होती है एज पर, हमें पता है वहां पर ये मिलता है बच्चों। देखा होगा, अरे गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी बेटा, याद है ना, क्यों, जो पास में जो बनिया था उसने क्या किया था, सॉल्ट देना बंद कर दिया था, तो गांधी जी ने क्या कहा, दांडी जाके लेके आ जाऊंगा। क्यों, क्योंकि वहां पर जो रॉक होती है, गांधी जी को इसकी स्ट्रक्चर पता थी, कॉन्सेप्ट ध्यान था कि उन रॉक्स पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तेरी कोई जरूरत नहीं, अगर उधार नहीं देता तो वहां से लेके आ जाऊंगा। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, दांडी यात्रा की थी बच्चों। ओके, चलो बेटा, अरे ये तो ध्यान है ना, अपनी फ्रीडम के लिए की थी या ओनली सॉल्ट के लिए की थी, मजाक की बात है, ये तो ध्यान है ना। चलो बेटा देखो क्या हुआ, कैसे हुआ, चलो वो हिस्ट्री की बात है, अपने कॉन्सेप्ट पर आते हैं वापस। क्या, NaCl टाइप स्ट्रक्चर या फिर रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर। ओके, देखो स्ट्रक्चर में क्या करना, अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों, क्या, फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है बस वो आपको ध्यान रखना है, बाकी कॉन्सेप्ट मैं स्टेप बाय स्टेप याद करवा दूंगा। मैंने क्या कहा, छोटे छोटे इसमें 5-6 क्वेश्चन बनेंगे बेटा, ये कितना होता वो कितना होता, तो क्या कहेंगे, फर्स्ट कॉन्सेप्ट एक आपको ध्यान रखना है, क्या, आयनिक कंपाउंड है NaCl, Na+Cl-, तो देखो Na+ और Cl- यानी एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, कौन सा आयन कहां कहां प्रेजेंट होता है, बस वो आपको ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेटमेंट याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। तो इसमें क्या होता है बच्चों, समझना है इस बात को, Cl- आयन, Cl- कहां होता है, FCC में होता है। अरे Cl- कहां होता है, FCC में होता है। और जो Na+ आयन होते हैं वो कहां होते हैं बच्चों, वो होते हैं OV, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। काम खत्म। मैंने क्या कहा, Cl- कहां प्रेजेंट होगा, FCC में होगा, और Na+ कहां होगा बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। काम खत्म। ओके, बस अब बच्चों स्ट्रक्चर याद कर लो, जैसे जहां जहां होता है उसी के अकॉर्डिंग डायग्राम बना के आयंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे बेटा, ये जैसे मान लो FCC की स्ट्रक्चर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये FCC की स्ट्रक्चर बना लो, ये लो सर बना लिए। आप भी क्या याद रखेंगे, अब हमें पता है बच्चों FCC में देखो एटम कहाँ कहाँ होते हैं, अरे कॉर्नर पर होते हैं, तो कॉर्नर पर बना दो बेटा। ये मान लो कॉर्नर पर बना दिया अपने, कोई दिक्कत नहीं है, ले कॉर्नर पर बना दिया। ये लो बच्चों, आप भी क्या याद रखोगे सर, बना दिया। क्लियर, कॉर्नर पर बना दिए, FCC बोला है। इसके अलावा कॉर्नर के अलावा कहाँ होते हैं बच्चों, फेस के सेंटर पर, क्योंकि FCC है तो फेस सेंटर यानी 1 2 3 4 5 और 6, ये लो बच्चों फेस सेंटर पर बना दिए। क्लियर, ठीक है। अब हमें पता है देखो FCC में जहां जहां एटम होगा बेटा वो तो क्या है, वो किसको डिनोट कर रहा है, अरे ये जो एटम है ये तो किसको डिनोट कर रहे हैं बेटा, Cl- को, क्योंकि मैंने क्या कहा, Cl- कहां पर होता है, FCC में होता है, मतलब FCC में जहां जहां एटम होगा वहां पर Cl- को बना दिया। क्लियर, ठीक है बच्चों। अब देखो Na+ है, Na+ अपने क्या कहा, कहां पर होता है, OV में होता है। मैंने क्या कहा था, पीछे जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं सारा कैलकुलेशन इसमें काम में आ जाएगा।
जाएगा। कैसे? ओवी नाम आ गया। ओवी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बॉडी सेंटर और एज सेंटर पर। यस और नो? अरे याद है ना, इसका मतलब बॉडी सेंटर एज सेंटर पर ओवी बना दो बेटा। तो देखो यानी बॉडी सेंटर और ये जो एज सेंटर है बेटा, सारे इन पर क्या होगा? Na प्लस प्रेजेंट होगा। कोई दिक्कत नहीं है, इन पर क्या है? Na प्लस प्रेजेंट है बच्चों। तो ये लो Na प्लस बना दिया। बात समझ में आ गई? देखो बेटा, ऊपर वाले 4 एज हो गए, ये नीचे वाले 4 एज, और ये 4 ये हो गए परपेंडिकुलर वाले। क्लियर? तो ये जो अपन ने बनाया है होल से, ये किसको डिनोट कर रहा है बेटा? Na प्लस को। तो समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? Cl को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है और Na प्लस को मैंने क्या किया है? होल से रिप्रेजेंट किया। पूरी स्ट्रक्चर में अगर लिखेंगे ये ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे बच्चों। इस वजह से अपने क्या किया है? डॉट और होल का यूज किया है। क्लियर? बात समझ में आई क्या? तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है देखो, एक एक पॉइंट में लिखूंगा, अपने आप में क्वेश्चन है बच्चों। ये डायग्राम किसका है, इसमें कौन सा एन कहाँ है, क्या है, ध्यान रखना। क्लियर? अब देखो इसमें 1 बाय 1 क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों। सबसे पहले मैं लिखूं, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? ज्योमेट्री के बारे में। क्या कहा? ज्योमेट्री यानी ज्यामिति कैसे, ज्योमेट्री कैसे? एफसीसी। अरे सीधी सी बात है बेटा, एफसीसी में होते हैं एटम की पैकिंग। ठीक है, पहला ज्योमेट्री का। दूसरा आपसे पूछे वॉइड यानी रिक्ति, रिक्ति कैसे होगी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अरे सीधी सी बात है, Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होता है नहीं होता? ये दूसरा क्वेश्चन है बच्चों। क्लियर? ठीक है, फिर आपसे क्या बोले? नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। मैंने क्या कहा? नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम क्या होगा, ये हमें पूछे, या फिर दोनों आयन का नंबर पूछे। दोनों आयन कौन है बच्चों? Na प्लस है, Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, हमें पता है बच्चों Cl माइनस कहाँ है? FCC। Cl माइनस FCC में है, तो हमें पता है FCC में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 4। तो Cl माइनस का नंबर भी 4। क्लियर? ठीक है बेटा, फिर हमें पता है Na प्लस कहाँ है? OV में है। अगर हमें पता है नंबर ऑफ एटम अगर 4 होते हैं तो OV का नंबर भी क्या? नंबर ऑफ एटम के इक्वल होता है नहीं होता? OV इक्वल टू Z। याद है बच्चों? तो क्या लिखेंगे? Cl माइनस का नंबर अगर 4 है तो Na प्लस का नंबर भी कितना होगा? 4 होगा। यस और नो? अरे दोनों आयन का रेशियो देखो, नंबर ऑफ आयन कितना है? 4:4 यानी 1:1। तभी तो फॉर्मूला भी क्या रहा है? NaCl 1:1 यानी AB टाइप का कंपाउंड है। आ गया समझ में? जो आयंस का रेशियो होता है कंपाउंड का फॉर्मूला उसी रेशियो में होगा, ध्यान रखना बच्चों। क्लियर? ठीक है बेटा, देखो अब मैंने क्या कहा? यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम आपको किससे डिसाइड करना है? क्लोज पैक्ड। क्लोज पैक्ड कौन होता है? Na प्लस या Cl माइनस है? Cl माइनस। Na प्लस तो OV में होता है, Cl माइनस कहाँ होता है? FCC में होता है। FCC में जहां जहां एटम होता है FCC में कॉर्नर और फेस सेंटर पर, वहां पर क्या होगा? Cl माइनस होगा बेटा। क्लियर? इसका मतलब Cl माइनस से डिसाइड करेंगे। Cl माइनस का नंबर कितना है? 4। तो यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम भी कितने होंगे? 4 होंगे बेटा। क्लियर? ठीक है बेटा, फिर इसमें एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोला मैंने? कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करूं बच्चों तो देखो कैसे कह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो क्या होगा? मैंने क्या कहा बेटा? देखो यानी कौन सा आयन कौन सा कितना किसको कवर करता है बेटा। देखो Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? जितना Cl माइनस है सेम डिस्टेंस पर इसको कवर करेगा। तो जितना Cl माइनस का नंबर ऑफ एटम होगा, नंबर ऑफ आयन होगा सेम डिस्टेंस वाले, वो Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर है। कैसे? बॉडी के सेंटर पर जो Na प्लस है उसके चारों तरफ सेम डिस्टेंस वाले Cn माइनस काउंट करो। अरे ऊपर वाला फेस सेंटर, नीचे वाला फेस सेंटर, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट साइड, बैक साइड, 6 फेस सेंटर जो Cl माइनस है वो बॉडी सेंटर वाले Na प्लस को कवर करते नहीं करते? सेम डिस्टेंस पर करते हैं। और जितने Cl माइनस नियरेस्ट डिस्टेंस वाले Na प्लस को कवर करेंगे वही तो क्या होगा बेटा? यानी Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यस और नो? क्लियर? अब देखते हैं Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? जितने Na प्लस Cl माइनस को कवर करेंगे वही तो क्या होगा? Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो देखते हैं बच्चों, Cl माइनस एक फिक्स कर लो। ये मान लो कौन सा? ये मान लो कॉर्नर वाला हो गया। इसके चारों तरफ देखो, ये वाला जो Na प्लस है A/2, ये वाला Na प्लस भी A/2, ये वाला ये कितना बेटा? ये भी A/2 हो गया। अरे 3 तो ये हो गए। अब हमें पता है इस क्यूब को कवर करने के लिए, कॉर्नर को ढकने के लिए इसके पास में ऐसा क्यूब लगाएंगे नहीं लगाएंगे? ऐसा क्यूब और लगाएंगे तो इसके भी हमें पता है एज के सेंटर पर Na प्लस होगा या नहीं होगा? तो ये भी कितना? A/2। सामने क्यूब लगाएंगे उसके भी एज के सेंटर पर क्या होगा? इसी की तरह Na प्लस होगा, ये भी A/2। ऊपर जो क्यूब लगाएंगे उसके भी एज के सेंटर पर क्या होगा? Na प्लस होगा, वो भी क्या? A/2। तो मेरा कहने का मतलब क्या है?
एक Na+, 2, 3, एक इधर लगाएंगे 4, एक सामने लगाएंगे 5 और एक ऊपर लगाएंगे 6, तो क्या होगा, सभी के एज सेंटर पर Na क्या होंगे, सेम डिस्टेंस पर है या नहीं है, यानी 6Na+ क्या करेंगे, Na+ यानी 6Na+ Cl- को कवर करेंगे। जितने Na+ Cl- को कवर करते हैं वही तो क्या होगा, Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। बात समझ में आई क्या, दोनों आयन के लिए अलग अलग पूछे तो Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है और Cl- का भी 6 हो गया बेटा। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। फिर आपसे क्या बोले बेटा, देखो इंटर आयनिक डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो देखो क्या लिखेंगे, इंटर आयनिक डिस्टेंस, मैंने क्या कहा, अंतर आयनिक दूरी, यहां से न्यूमेरिकल बनता है बच्चों, ध्यान रखना। क्या कहा, ये तो सीधा टिक लगाने वाला क्वेश्चन बनेगा, ज्योमेट्री कैसी होती है, वॉइड कौन सी होती है, कौन सा क्या होता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल बनेगा। इंटर आयनिक डिस्टेंस का मतलब क्या है, दो अपोजिट आयन के बीच की नियरेस्ट डिस्टेंस। मैंने क्या कहा, दो अपोजिट आयन के बीच की नियरेस्ट डिस्टेंस है, दो विपरीत आयनों के मध्य की न्यूनतम दूरी, निकटतम दूरी। ओके, वो कैसे करेंगे बच्चों, देखो ये वाली जो एज लेंथ है इसको मैं क्या मान रहा हूँ, ए मान रहा हूँ। तो देखो बेटा ये तो क्या, यहाँ पर Cl- है, इसकी रेडियस है, और Na+ की रेडियस, ये हमें पता है, यानी Cl- और Na+ यानी R+ और R- है, इन दोनों की रेडियस का सम कितना होगा, अरे a का हाफ होगा या नहीं होगा, a/2। यही तो होती है दोनों के बीच की इंटर आयनिक डिस्टेंस, यानी R+ प्लस R-, ये कितना होगा, a/2। इसको ब्लॉक कर रहा हूं बेटा, इंटर आयनिक डिस्टेंस यानी दोनों के आयन्स के बीच की, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, दोनों के सेंटर यानी यहां से लेकर यहां तक है। अब इस पूरे Cl- को बनाए तो ये समथिंग ऐसे होता है बच्चों, तो इस Cl- की रेडियस आ जाएगी, पूरा Na+ बनाए तो वो समथिंग ऐसे होता है, पूरा एटम साप्ता परमाणु याद है ना, अपने सर्कल या स्फीयर की फॉर्म में बनाया था, तो क्या होगा, इस Na+ की रेडियस और Cl- की रेडियस है, दोनों का जो सम होगा, हमने लिखा R+ R-, ये किसके इक्वल होगा, एज लेंथ का जो हाफ है उसके इक्वल होगा बेटा। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। एक बच्चों और तो ध्यान रखना, ये आपको कब काम में लेना है, जब दो रेडियस और एज लेंथ, इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनाएगा, जब दो क्या होगा, रेडियस है, दो रेडियस कौन सी, R+ और R-, और तीसरा एज लेंथ मतलब क्या, a, दो रेडियस और एज लेंथ यानी R+ R- और a, तीनों में से कोई दो दिए जाए और तीसरा पूछे तो देखते ही अप्लाई कर देना। NaCl टाइप स्ट्रक्चर के लिए रेड इंटर आयनिक डिस्टेंस, अंतर आयनिक दूरी का कॉन्सेप्ट क्या होगा, R+ प्लस R- इक्वल टू a/2। अब दो वैल्यू कौन सी गिवन है, एक तीसरा कौन सा आस्क है बेटा, वो कैलकुलेट कर लो। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। एक आपसे क्या बोले, रेडियस रेशियो फॉर NaCl, यानी NaCl के लिए क्या करें बेटा, फेमस एग्जांपल है NaCl, इसके लिए रेडियस रेशियो अगर पूछे तो R+ अपॉन R-, ये होता है बेटा 0.529। मैंने क्या कहा, ध्यान रखना, तीन फेमस एग्जांपल है क्या, NaCl, CaCl और ZnS, तीन फेमस एग्जांपल है, इनका आपको एग्जैक्ट रेडियस रेशियो जरूर लिखाऊंगा, ध्यान रखना। इस टाइप के स्ट्रक्चर का इसके आसपास आएगा, लेकिन एग्जैक्ट NaCl का पूछिए, ध्यान रखना, मैंने 4 NaCl एग्जैक्ट NaCl का लिखा है, ये कितना होता है 0.529। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो देख सकते हो बेटा 0.529 कौन सी रेंज आ रही है, 0.414 से 0.732 के बीच की वैल्यू है या नहीं है, और 0.414 से 0.732, अभी मैंने रेडियस रेशियो रेंज की एक टेबल बनाई थी, याद है ना, तो 0.414 से 0.732 ये कौन सी रेंज है, थर्ड वाली, अरे फर्स्ट एक नंबर वाली रेंज तो कौन सी थी, 0.155 से 0.225, फिर नंबर 2 वाली कौन सी थी बेटा, 0.225 से 0.414, नंबर 3 पर कौन सी थी, 0.414 से 0.732 के बीच में, नंबर 4 वाली कौन सी थी, 0.732 से 1 के बीच में, यस और नो, ये कौन सी रेंज आ रही है बेटा, 0.414 से 0.732 के बीच में तीसरी रेंज आ रही है, और तीसरी रेंज किसके लिए होती है, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वर्ड के लिए, देख सकते हो वर्ड कौन सी, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। समझ में आ गया, यस और नो, ये वर्ड है तो ऐसी ही रेंज आएगी। ये बच्चों देखो मैंने बोर्ड पे जो पॉइंट्स लिखे हैं ये क्या अपने आप में एक एक क्वेश्चन है, क्लियर। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, ध्यान रखना कि NaCl टाइप स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ एनायन टोटल नंबर ऑफ कैटायन से एक ज्यादा होता है। मैंने क्या कहा, NaCl टाइप स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ एनायन यानी नेगेटिव कुल ऋणायनों की संख्या इज 1 ग्रेटर देन
इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ क्या कहा बेटा, कैटायन, यानी टोटल नंबर ऑफ एनायन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कैटायन से एक ज्यादा होगा। कुल ऋणायन की संख्या, मैं कुल बोल रहा हूं, ध्यान रखना, इफेक्टिव वाला तो बराबर आ रहा है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, लेकिन टोटल पूछे तो ध्यान रखना कुल ऋणायनों की संख्या कुल धनायन से एक ज्यादा होगी। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो देखो एनायन है, Cl माइनस कहाँ है, FCC में है। FCC कहाँ कहाँ होगा, कॉर्नर और फेस सेंटर पर। 8 तो कॉर्नर हो गए, 6 फेस सेंटर कितने हो गए, 14 हो गए बेटा, यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। और अपन बात करें Na+ कहाँ है, OV कहाँ बनती है, एक बॉडी सेंटर और 12 एज सेंटर पर, तो 1 बॉडी सेंटर 12 एज सेंटर, टोटल कितनी होगी 13, यानी टोटल 13 Na+ हो गए और 14 क्या हो गए, Cl- हो गए। तो नेगेटिव का नंबर एक ज्यादा है या नहीं है, वो कब बोले, जब टोटल पूछे, कुछ नहीं बोले तो दोनों इक्वल होते हैं, इसका नंबर भी 4, इसका नंबर भी 4, लेकिन ये कौन सा होता है, इफेक्टिव वाला नंबर होता है। कैसे बेटा, आप देख सकते हो Na+ का इफेक्टिव नंबर क्या होगा, OV में होता है, तो बॉडी सेंटर पर तो 1 × 1, एज सेंटर पर है तो 1/4 × 12, 4 आ गया। Cl- कहाँ है, FCC में, तो FCC में पता ये कैसे करते हैं, 1/8 × 8 प्लस 1/2 × 6 फेस सेंटर से, याद है ना, कॉर्नर फेस सेंटर से इफेक्टिव नंबर निकाल लो, जैसे FCC में आया तो 4 है, तो Cl- का नंबर भी 4, तो ये तो कौन सा इफेक्टिव वाला, टोटल नंबर बोले तो Na+ का नंबर 13 और Cl- का 14, तो एक Cl- टोटल नंबर में ज्यादा होता है। समझ में आ गया, यस और नो। इस स्ट्रक्चर में किसी की दिक्कत है तो बोलो बेटा फटाफट, ये अपने आप में लिखा मैंने पॉइंट्स, एक एक क्वेश्चन है ये सारे, फटाफट बोलो। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत, बिल्कुल बेटा। देखो जैसे शाहरुख ने कहा है कि सर टेम्परेरी क्या बोले टेम्परेरी टू नंबर ऑफ एटम इज यूनिट सेल में एनायन बोल सकते हैं क्या, हमेशा नहीं बोल सकते बेटा, मैक्सिमम केसेस में बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे CaF2 टाइप की स्ट्रक्चर होगी उसमें अपोजिट हो जाएगा, उसमें जो कैटायन का नंबर होगा वही क्या होगा, यूनिट सेल का नंबर ऑफ एटम होगा बेटा। मैंने क्या कहा, हमेशा नहीं बोल सकते, इसमें जो एनायन का नंबर है वो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एटम बोल रहे हो, लेकिन ध्यान रखना हमेशा एनायन को ही बोलो जरूरी नहीं है। दिमाग में क्या सेट रखना है, जो क्लोज पैक्ड होगा, जो आयन क्लोज पैक्ड होगा यानी एटम की जगह होगा, उसके लिए आप नंबर ऑफ एटम बोल सकते हो। समझ में आ गया, क्लियर। फिर क्या बोला है, नहीं समझ में आया सर सोहेल, इंट्राइन डिस्टेंस दोबारा बताओ सर शाहरुख, ठीक है बेटा दोबारा समझो इस बात को, नहीं सर समझ में आ गया, अच्छा ये लिखा गया, समझ में आ गया। इंट्राइन डिस्टेंस बेटा देखो कैसे, इंटर आयनिक डिस्टेंस की बात करा बेटा, मैंने क्या कहा, इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या होती है, दो अपोजिट आयन के बीच की नियरेस्ट डिस्टेंस। क्या कहा, किसी भी आयनिक स्ट्रक्चर में पूछेगा इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या, दो अपोजिट आयन के बीच की नियरेस्ट डिस्टेंस। दो अपोजिट आयन यहाँ पर कौन है, Na+ और Cl-। देखो बेटा ये स्ट्रक्चर तो बना ली ना, अरे स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर मैं बताता हूँ। देखो बेटा कैसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब मैं इसमें थोड़ी कलाकारी कर रहा हूं, कैसे इंटर आयनिक डिस्टेंस देखो कैसे करनी है। एक्चुअल में हमने समझने के लिए ये एटम ऐसे जरूर बनाया है, लेकिन ये बताओ अगर साप्ता परमाणु अगर बनाए तो ऐसा होगा क्या, नहीं बच्चों, ये Cl- क्या इस टाइप से होता है। बात समझ में आई क्या, और ये जो बीच में Na+ बना ये एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे होता है। बात समझ में आ गई। तो ये वाली जो देखो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है, ये क्या हो गई R+, यस और नो। ये वाली डिस्टेंस क्या है बेटा, R- इस नेगेटिव वाले की रेडियस। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। अब देखो R+ और R- यहां से लेकर यहां तक दोनों के सेंटर से अगर मैं डिस्टेंस लूं तो ये बताओ यहां से लेकर यहां तक का जो गैप आ रहा है बच्चों, ये बताओ ये किसके बराबर होगा, A/2 होगा या नहीं
नहीं होगा, यही तो मैंने किया है। r प्लस प्लस आर माइनस बराबर a/2 के बराबर आएगा। आपको बोले एज लेंथ ये है 100 पिकोमीटर है तो उसका हाफ कर दो, समझ में आ गया, वो क्या आ गया, इंटर आयनिक डिस्टेंस हो जाएगा। अब बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर। चलो बेटा, तो ये तो अपने किसकी बात की है, इनिशियल टाइप स्ट्रक्चर की, क्लियर। चलो बेटा, उसके बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपनी CH-Cl टाइप स्ट्रक्चर। ओके, ठीक है। दूसरी स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, CH-Cl टाइप स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड प्रकार की संरचना। ओके बच्चों, देखो इसमें हमें क्या करना है, कैसे करना है, समझना बच्चों। देखो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ये कैसे हो, बच्चा कहेगा सर ये क्या कर रहे हो, ये इसलिए कर रहा हूं बच्चों, बाकी की वर्डिंग तो सेम होगी, बस आपको थोड़ा सा माइनर डिफरेंस ध्यान रखना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है बेटा, अलग से हमें को ज़्यादा कुछ नहीं करना इसमें। क्वेश्चन ये अपने आप में मैंने कहा जैसे क्वेश्चन है, इसी के अकॉर्डिंग पूछेगा ये क्या होता है, वो क्या होता है, क्लियर। आपको नहीं करना, आप भी उसमें काट दो, आपको दोबारा स्क्रीनशॉट लेके ऐड करना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। कैसे समझना, अब मैंने क्या कहा, हर स्ट्रक्चर के लिए एक कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, फिक्स होता है, जो हमें दिमाग में सेट रखना, उसके अकॉर्डिंग ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे। शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने लिखा है बेटा, पूरी लाइन लिखा करके लिख सकते हो टाइम पास के लिए, इसका ये होता है, ये होता है, ये होता है, बात वही है, क्लियर। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या, सीजियम क्लोराइड में हमें क्या ध्यान रखना बेटा, क्या जो Cl माइनस होता है वो तो कहाँ होता है बेटा, कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। मैंने क्या कहा, कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, यानी घन के कोनों पर स्थित होता है, क्लियर, ठीक है बेटा। और जो दूसरा होता है, कौन सा दूसरा इन कौन है, CS+, वो कहां पर होता है, क्यूबिकल वॉइड्स। क्या कहा, क्यूबिकल, यानी क्या कहूंगा, इन क्यूबिकल वॉइड्स, यानी जो घनी रिक्ति बनती है उनमें होगा। मैंने क्या कहा, Cl- तो कहां पर होगा बेटा, कॉर्नर पर होगा, क्यूब के कॉर्नर पर, घन के कोनों पर, और CS+ कहां पर होगा, उनके बीच की जो क्यूबिकल वॉइड्स होती है, घनी रिक्ति होती है, उनमें होता है। ओके, कैसे बच्चों, देखो डायग्राम से इस बात को समझो कि जैसे सबसे पहले क्या, एक क्यूब बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्यूब बना लो। ये हमने क्यूब बना लिया। ओके, अब हमें पता है बच्चों, देखो Cl- की बात करूं तो हमें पता है क्यूब के कॉर्नर्स पर, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो बच्चों कॉर्नर पर बना दो, ये लोग कॉर्नर पर बना दिए। हमें पता है क्यूब के कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, तो 8 कॉर्नर पर बना दो, ये लो बच्चों कॉर्नर पर बना दिए, क्लियर। ये तो मैंने किसको बनाया है, ये है बच्चों आपका Cl-, क्लियर। अब CS+ कहाँ होता है बच्चों, क्यूबिकल वॉइड। अब हमें पता है क्यूबिकल वॉइड कहाँ बनती है, ये भी हमें ध्यान है, बॉडी के सेंटर पर बनती है, यस और नो, क्लियर। तो ये आपका क्या है बच्चों, ये है आपका CS+, बात समझ में आ गई। और ये डिस्टेंस आपको पता ही है, इंटर आयनिक डिस्टेंस अपन a मानते हैं, तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, Cl- को तो अपने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, और जो CS+ है उसको अपन ने होल से रिप्रेजेंट किया, क्लियर, ठीक है बेटा। अब देखते हैं 1 बाय 1 कैसे करना है, क्या करना, ज्योमेट्री बच्चा रट के क्या रखता है, Cl- वाला क्या है, कॉर्नर पर है, ओनली कॉर्नर पर एटम होता है तो क्या हो गया, HCC हो गया। लेकिन ध्यान रखना ज्योमेट्री क्या करनी है, BCC। ध्यान रखना बच्चों, जहां बच्चा गलती करवाता है वो बता रहा हूं, क्या कहा, ज्योमेट्री कैसे होगी, BCC नोट SCC। बच्चा कहेगा सर कैसे, स्पेशली मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखना। बच्चा इस बात को रख के रखता है क्या, कि जो क्लोज पैक्ड में होता है उसी के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं। अगर Cl- क्या ओनली कॉर्नर पर है तो SCC में होना चाहिए, नहीं बेटा, इसमें BCC होती है। क्यों, क्योंकि हमें पता है बच्चों Cgm+ है, उसकी साइज भी काफी बड़ी होती है, तो उसको भी एटम की फॉर्म में कंसीडर करते हैं, उसकी साइज को नेग्लिजिबल नहीं मानते, क्लियर। फिर बच्चा कहेगा सर इसका मतलब क्या, देखो कॉर्नर पर हो गया, और अगर बॉडी सेंटर, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पर एटम हो तो हमें पता है ज्योमेट्री कैसी होती है, BCC होती है, ना कि SCC। तो ध्यान रखना, नोट SCC। बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है बेटा। फिर क्या कहेगा, फिर बच्चा गलती कहाँ करता है, वॉइड। वॉइड हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वॉइड होगी। वॉइड हमें पता है कौन सी है बेटा, क्यूबिकल वॉइड होती है, घनी रिक्ति है, क्लियर। बच्चा गलती कहाँ करता है, सर नंबर ऑफ एटम क्या होगा, तो पहली बात तो दोनों आयन की मैं बात करूं, Cgm+
प्लस का नंबर क्या होगा और Cl माइनस का नंबर क्या होगा। ओके बच्चों, हमें पता है Cgm प्लस तो कहाँ होता है, बॉडी के सेंटर वाला कितना पार्ट कवर करता है, 1 पार्ट, और एक ही होता है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 है, तो Cgm प्लस का नंबर तो कितना 1 हो गया। लेकिन Cl माइनस की मैं बात करूं, Cl माइनस कहाँ होता है, कॉर्नर पर होता है। कॉर्नर वाले एटम का कितना पार्ट होता है यूनिट सेल में, 1/8, यस और नो, अरे 1/8 होता है। टोटल कितने कॉर्नर है, 8, तो मल्टीप्लाई बाई 8, 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8, यानी ये कितना होगा, 1 होगा। क्लियर। अब बच्चा क्या करता है, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, ध्यान रखना रिपीटर बच्चे भी आते हैं इस बात को लेकर, क्या कि सर मेरा क्वेश्चन का आंसर डबल, मेरा आंसर रॉन्ग कैसे आ रहा है, रॉन्ग कैसे आ रहा है, डबल करता है। आंसर मान लो 4.5 दे रखा, बच्चा कहता है सर मेरा 9 आ रहा है, 9 क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है। टीचर ये बताता है कि बेटा इसमें बीसीसी होती है, तो बच्चा रटता है अगर बीसीसी है तो नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल जेड की जगह मैं 2 करूंगा। नो बेटा, मैंने क्या कहा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल डिसाइडेड बाय क्लोज पैक्ड आयन। क्लोज पैक्ड एटम की जगह कौन होता है, Cl माइनस होता है। तो ध्यान रखना जो Cl माइनस का नंबर होगा वही यूनिट सेल का नंबर ऑफ एटम होगा। Cs प्लस तो क्यूबिकल वॉइड में होता है, ध्यान रखना बच्चों। क्लियर। तो क्या करना, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, क्या कहा, यानी नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल आपको कितना लेना बेटा, 1 लेना है, ना कि 2। दोनों चीजें मैंने ब्लॉक किया, ध्यान रखना। जो आपसे गलती करवाता है, यहाँ बच्चा SCC करता है ना कि BCC, करना क्या है BCC। यहाँ पर बच्चा फिर BCC रट के 2 करता है, करना कितना है 1 करना है बेटा, ध्यान रखना। क्लियर। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और दोनों आयनों का अलग अलग क्या होगा बच्चों। ओके चलो देखते हैं। हमें पता है जितना Cgm Cl प्लस को कवर करेगा वो क्या होगा, Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर, और जितना Cl माइनस Cs प्लस को कवर करेगा वो हो जाएगा Cs प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर। यस और नो। तो देखते हैं बॉडी के सेंटर पर जो Cs प्लस आयन है वो क्या होगा, कॉर्नर वाले, क्या कहा, कॉर्नर वाले Cl माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 इनसे कवर है या नहीं है। इसका मतलब 8 कॉर्नर वाले Cl माइनस Cs प्लस को कवर करेंगे, वही तो क्या होगा, Cs प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी 8 कॉर्नर एटम 8 कॉर्नर वाले Cl माइनस Cs प्लस को कवर करते हैं तो ये Cs प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर। ठीक है बेटा, फिर बात करते हैं कैसे करेंगे। अपन बात करें Cl माइनस की, तो Cl माइनस के चारों तरफ कितने Cs प्लस होंगे, तो ये देख लो बेटा, हमें पता कॉर्नर पर Cl माइनस है, कॉर्नर वाले एटम को कवर करने के लिए टोटल कितने हमें पता यूनिट सेल चाहिए, टोटल 8 यूनिट सेल चाहिए। यस और नो। पीछे के लेक्चर्स में सारी चीज अपने डिस्कस किए, क्या कॉर्नर को पूरा कवर करने के लिए इसके चारों तरफ कितने Cs प्लस है। तो पहले ये तो देखो बच्चों क्या कि एक्चुअल में क्या Cs प्लस है, कहां पर है, इसे पूरा कवर कर दो पहले। तो देखो कॉर्नर पर अगर Cl माइनस है, इसको कवर करने के लिए एक तो यूनिट सेल खुद है, इसके चारों तरफ और कितने क्यूब लगाऊंगा, 7 क्यूब और लगाऊंगा। अरे याद है ना कैसे करना है, सारा हमने बता रखा है। एक क्यूब के अंदर एक Cs प्लस होगा तो टोटल 8 के अंदर कितने होंगे, 8 Cs प्लस, यानी इसके बराबर वाला, आगे वाला, पीछे वाला, ऊपर वाला, ऐसे करके सारे क्या होंगे 8 Cs प्लस इसके कांटेक्ट में होंगे, नहीं होंगे, सेम डिस्टेंस पर है, सेम डिस्टेंस पर होंगे बेटा। इसका मतलब Cl हर Cl माइनस को क्या होगा 8 Cs प्लस कवर करेंगे, और जितने Cs प्लस क्या करेंगे Cl माइनस को कवर करेंगे वही तो क्या होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। यस और नो। तो दोनों आयन की बात करें तो कितना हो जाएगा 8:8। समझ में आया, एक एक पॉइंट ध्यान रखना बच्चों। क्लियर। अब क्या करेंगे, इंटर आयनिक डिस्टेंस, बात वही आ गई, दो आयन के बीच की नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगी बच्चों। देखो Cl माइनस कहाँ पर है, कॉर्नर पर, Cs प्लस कहाँ है, बॉडी सेंटर पर। अगर एक बॉडी डायगोनल बना दूँ तो वो कितना होता है √3a। यस और नो। अरे बॉडी डायगोनल बनाए वो कितना होता है √3a, और हमें पता है ये जो डिस्टेंस है बॉडी डायगोनल की हाफ है या नहीं है, तो क्या हो जाएगा √3a/2। तो क्या कहा बेटा, इंटर आयनिक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी √3a/2। समझ में आ गया। क्लियर। ठीक है। रेडियस रेशियो फॉर CsCl, यहाँ CsCl की बात करें, इसका जो रेडियस रेशियो होता है वो होता है बेटा 0.884। एग्जैक्ट वैल्यू है, ध्यान रखना, 3 फेमस एग्जांपल बच्चों है। ओके देखो बेटा कैसे रेडियस रेशियो की जो वैल्यू आ रही है कौन सी रेंज में आ रही है 0.884। 0.884 कौन सी रेंज में, फोर्थ वाली में। फोर्थ वाली रेंज किसकी होती है 0.732 से 1 तक, इनके बीच में। देखो 0.884 0.732 से 1 के बीच में आ रही नहीं आ रही है। और ये जो फोर्थ वाली रेंज है किसके लिए होती है, क्यूबिकल वॉइड के लिए होती है। देखो इसमें वॉइड कौन सी है
क्यूबिकल वॉइड ही होती है। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? तो ये सीजियम क्लोराइड टाइप की स्ट्रक्चर की पूछे, ये कितना होता है, वो कितना होता है, वो कितना होता है, न्यूमेरिकल बनाए, यहाँ से बना देगा कैटायन की रेडियस इतनी है, एनायन की रेडियस इतनी है, एज लेंथ क्या होगी, एज लेंथ इतना है, ये इतना है, तो ये कितना होगा। तो बस ये पता होना चाहिए। सीजियम क्लोराइड टाइप की स्ट्रक्चर बोली है, इंटर आयनिक डिस्टेंस कितनी होगी, कौन सा आयन कहाँ पर है, फिर अपने आप आंसर दे दोगे। ये बॉडी सेंटर पर होता है CS प्लस, Cl माइनस कॉर्नर पर होता है। बॉडी के सेंटर की कॉर्नर से डिस्टेंस कितनी होती है, बॉडी डायगोनल की हाफ यानी √3/2। काम खत्म। ठीक है बेटा, अब बताओ फटाफट, कोई दिक्कत है तो इसमें, कोई भी दिक्कत है फटाफट बता सकते हो, कोई भी दिक्कत बेटा फटाफट बोलो, कोई भी दिक्कत है बता सकते हो फटाफट, जल्दी बोलो बेटा, कोई दिक्कत? चलो नो सर। चलो बाकी बच्चों का रिप्लाई नहीं आया बेटा, और कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत है बेटा इसमें पूछ सकते हो। बाकी जो अपनी नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बेटा ZnH टाइप CF2Na2O AB2O5 वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, और ऑलमोस्ट 2 लेक्चर में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। क्लियर? चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी बच्चे की कोई भी दिक्कत है तो फटाफट। दूरदृष्टि नो सर, शाहरुख सर, प्रेक्षा नो सर, करीना नो सर। ठीक है, जो बच्चे बेटा लेट आए थे, इन्होंने लेट क्लास अटेंड की थी, वो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना, और कोई भी डाउट हो वो मुझे कॉल कर सकता है बेटा, कोई टेंशन नहीं है। ओके, दृष्टि, करीना, कुमकुम, फैसल, सोहेल, प्रेक्षा, प्रेम, शाहरुख, और जो बच्चे पहले से क्लास अटेंड कर रहे हैं वो भी पूछ सकता है, कोई टेंशन नहीं है। तो जो भी दिक्कत आए पूछ सकते हो। ऑलमोस्ट 2 लेक्चर में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपन आईने स्टार्ट करेंगे बेटा। क्लियर? चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, चलो बच्चों, ठीक है, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।